Gold medalist, a tarot card reader, Reiki healer, but now a very renowned Vastu consultant. So have you worked with some political field people जिनके आपने घर के वास्तु करे हों? या बिल्कुल डेफिनेटली हम लोगों ने ना इतने एक बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी काम किया है। तो एक मिथ सामने निकल के आता है कि सब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो कैंसर हो गई, फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है लोगों को। तो अगर आप नया घर ले रहे हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर जरूर करना चाहिए। बेडरूम में ऐसे क्या डायरेक्शंस हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट देर इज़ अ वेरी वेरी बेसिक कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग नॉन वेज। तो वहाँ पर सारे लोग इसलिए मर रहे थे बिकॉज वो वेजिटेरियन थे। इवन एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर में रहते थे। साउथ इंडियन टेम्पल्स, उनकी डायरेक्शंस हमेशा सही कैसे होते हैं? नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स है ना उतने अच्छे नहीं बने हुए। आपका जो प्लॉट है वो कभी भी सैंडविच प्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी दो प्लॉट के बीच में अगर प्लॉट है और वो साइड वाले दोनों प्लॉट से छोटा है तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। चेक कर सके डायरेक्शन एंड कैसे करनी चाहिए, व्हाट इज द राइट वे टू चेक द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए तो आजकल मोबाइल में भी कंपास आते हैं। सोशल मीडिया के टाइम पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिगर इट आउट कि कौन सही है कौन गलत। ग्रंथों में भी या शास्त्रों में भी नाम केवल वास्तु यूज किया गया। कुछ ईगोज हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत सारे कंसल्टेंट्स को ये भी होती है दिक्कत कि शुरुआत में उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे। नॉलेज जब ट्रस्ट पे आता है तब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज मैग्नेट्स ने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को कंसल्टेशन दी है। हाय अभिषेक जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाय साक्षी मैम। हाय। गोल्ड मेडलिस्ट, अ tarot card reader, Reiki healer, but now a very renowned Vastu consultant who has successfully completed a training program, master training program from Magnets. So I would like to congratulate you, sir. Thank you. Thank you. मुझे एक चीज़ बताइए सर, टू बिगिन विथ वास्तु हम शुरू करेंगे, टिप्स लेंगे ऑफ कोर्स। टुडे विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउस, कमर्शियल प्लेसेस, इंडस्ट्रियल स्पेसेस, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ योर जर्नी। तो आपकी जर्नी में क्या इम्पैक्ट आया? ऐसा कौन सा एक क्लाइंट था जिसने आपकी लाइफ में पूरा बदलाव पाया? देखिए, क्लाइंट्स तो बड़े बड़े और छोटे हर सेगमेंट के क्लाइंट्स रहे हुए हैं, बट ऐसा भी ध्यान आता है कि हम लोगों ने एक ऐसी फर्म को डील किया था जिनका अराउंड ना 40,000 करोड़ का टर्नओवर था और 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जिनके प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो उनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने हैंडल किए हैं। गवर्नमेंट्स के भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर मैनेजमेंट ठीक नहीं था, तो वहाँ पर वास्तु कंप्लाइड करवाया और हेड्स से भी बात करके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हम लोग लेकर आए। तो इस तरीके से केवल बड़े क्लाइंट्स की बात नहीं है, हम लोग है ना छोटे क्लाइंट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज हमारी ग्रोथ हर तरह के कस्टमर्स के साथ है। सो ये हमारी जर्नी है। राइट। सो हैव यू वर्कड विद सम पॉलिटिकल फील्ड पीपल जिनके आपने घर के वास्तु करे हों? या बिल्कुल डेफिनेटली हम लोगों ने ना इतने एक बड़े पॉलिटिशियंस के साथ भी काम किया है, बट हम लोग आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते। और ये लोग इन लोगों के साथ थोड़ी अलग तरह की समस्याएं रहती है, बिकॉज इन लोगों के साथ पावर रहती है, ऑथोरिटी रहती है। ये लोग लग्जरी भी चाहते हैं, पावर भी चाहते हैं, और साथ के साथ आपको वास्तु कंसल्टेशन भी देनी है उन लोगों को। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम लोगों को इनके साथ वो वास्तु कंसल्टेशन देनी होती है। और डेफिनेटली हम लोगों के ऐसे क्लाइंट्स रहे हुए हैं। ओके। सो मैं कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे घर के आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए? देखिए ना, अगर आपके घर के आसपास कोई सीवरेज लाइन निकलती है आपके घर के जस्ट बाहर, कोई मंदिर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई ग्रेवयार्ड है, या कोई हाई टेंशन वायर्स अगर वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो एक तरह का नेगेटिव ऑरा क्रिएट करते हैं। और ये सब चीज़ें आपके घर के अगर पास है तो आपको वास्तु दोष देती हैं। ओके। ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट के बारे में बहुत कम लोग बता पाते हैं, तो ऐसे क्या उसके मतलब इम्पैक्ट्स पड़ते हैं? आप थोड़ा हमें वास्तु दोष बताएंगे नॉर्थ वेस्ट में क्या लग सकता है और एक किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए ना, नॉर्थ वेस्ट जो है इसकी ये जो डायरेक्शन है इसको रूल करता है मून, और इस डायरेक्शन को मून रूल करता है। और यहाँ पर जो है मेटल एलिमेंट जो है वो यहाँ पर उसकी प्रधानता रहती है, और मेटल एलिमेंट के द्वारा निर्धारित होता है। अब किसी का एंट्री अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है तो वहाँ पर उन लोग उस घर
में रहने वाले लोगों को एरियल डिजीजेस हो सकती है, यानी वायु से वात संबंधी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि अस्थमे की प्रॉब्लम हो रही है। एक्सपेंडिचर का कभी भी एक फिक्स बजट नहीं रहता, जितनी इनकम है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है, तो कभी भी ये लोग बजट बना के नहीं चलते। इन लोगों को पता ही नहीं चलता कब तनख्वाह आई और कब पैसा चला गया। इसके साथ ही साथ लग्जरी चीज़ों पे पैसा बहुत ख़त्म होता है। नॉर्थ वेस्ट की अगर आपकी एंट्री है, साथ ही साथ अगर नॉर्थ वेस्ट का आपका टी पॉइंट मिल गया, तो आपको कुछ लीगल केसेस भी इस लाइफ में फेस करने पड़ सकते हैं। लीगल केसेस तो आप शायद फेस करते हैं, बट शायद आपकी प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको। प्रॉपर्टीज़ के मामले में ये एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप शायद प्रॉपर्टी गेन कर पाते हैं, लेकिन ये है कि लीगल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट की डायरेक्शन है। तो अगर किसी व्यक्ति को फॉरेन जाना है और यहाँ पर दोष है, तो फॉरेन जाने में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए हम लोग ग्लोब को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोर्ट के नाम पर आपको केवल लोन्स मिल जाते हैं और पूरी लाइफ आप लोन से चुका रहे होते हैं। तो ये थी नॉर्थ वेस्ट के बारे में जानकारी। जैसे कि देर आर मेनी पीपल, मुंबई हो या दिल्ली हो, मेट्रो सिटीज़ में भी आजकल प्लांट्स का यूज़ बहुत है, ग्रीनरी के वाइब पे भी, और पर्सनल चॉइस भी होती है। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो हम घर में यूज़ कर सकते हैं या करने चाहिए आपके हिसाब से हमें? जनरली घर में हम लोगों को कांटेदार पौधे यूज़ नहीं करने चाहिए। एक जनरल प्रिंसिपल है, प्लांट्स जो भी हैं वो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन तक हम लोग छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। जो बड़े प्लांट्स या जिनको हम ट्री कहते हैं, वो साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब आपने बात करी है कि प्लांट्स कौन से लगा सकते हैं, तो तुलसी लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट आप लगा सकते हैं जो फेंगशुई में साउथ ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडी है आपकी। आप एलोवेरा का प्लांट लगा सकते हैं, आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट्स आप इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी प्लांट्स अपने आप में वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो ग्रोथ को बता रहा है, विजन को बता रहा है, वाइटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली हम लोगों को इस डायरेक्शन में प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं। सो हर किसी के घर में प्लांट्स लग सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि अगर ये पर्टिकुलर टाइप का घर है तो यहाँ प्लांट मत लगाइए? नहीं, प्लांट्स की ऑब्वियसली वुड एलिमेंट को आप डिग्निफाइड करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए आप प्लांट्स का यूज करते हैं। तो सॉफ्ट लैंड जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट या से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहती है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं बिल्कुल प्लांट्स को इन स्पेसिफिक डायरेक्शन को बूस्ट करने के लिए, और ये पॉजिटिविटी और वाइटलिटी को भी शो करते हैं आपके घर में। आपके घर में अगर जैसे सीढ़ियों का भी दोष है, मतलब आपके जस्ट मेन डोर के सामने ही अगर सीढ़ियाँ पड़ती है, तो उसका भी एक रेमेडी होती है कि आप जो स्टार्टिंग के 2-3 स्टेप्स हैं वहाँ पे इंडोर प्लांट्स लगाइए, तो वो भी उसका वास्तु दोष का उपाय हो जाता है। ओके। लिविंग रूम ऐसी कौन सी 5 चीज़ें होती है जो हमें शामिल करनी चाहिए? लिविंग रूम डेफिनेटली देखिए, है ना, लिविंग रूम आपकी डेजिग्नेशन को बताता है, आपकी इमेज को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत बार लिविंग रूम ही आपका गेस्ट रूम होता है। गेस्ट आकर वहीं बैठते हैं। तो लिविंग रूम में हमें कोई हैवी फर्नीचर का यूज़ नहीं करना चाहिए। लिविंग रूम ऑब्वियसली है ना नॉर्थ डायरेक्शन में आपका हो सकता है, लाइट इंटीरियर रखना चाहिए, येलो कलर या क्रीम कलर का इंटीरियर हम रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम लोग है ना अपने पितरों की तस्वीर वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फर्नीचर का अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा अगर घर का जो ओनर है वो बैठा है तो उसका फेस नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, और जो गेस्ट आ रहा है उसका फेस साउथ फेसिंग होना चाहिए। तो और आप जो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन जो पड़ रहा है, इसका नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं आपको। ओके। साउथ में मिलने वाले मेजर 5 दोष क्या हो सकते हैं? साउथ देखिए ना, वास्तु का ना बेसिक प्रिंसिपल है कि आपका साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ये हमेशा हैवी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाइज हैवी होना चाहिए। तो अगर साउथ डायरेक्शन में दोष ढूंढने जाएंगे तो मेजर दोष ये होगा कि वहाँ पर डिगिंग कर दिया आपने, वहाँ वाटर टैंक बना दिया आपने, वहाँ पर लिफ्ट बना दिया आपने, है ना। इसके साथ ही आपका जो नॉर्थ है वो साउथ के कंपेयर में हैवी हो गया, है ना। तो ये भी एक मेजर दोष आ जाता है। यहाँ पर अगर दोष होंगे तो आप नेम फेम लाइफ में थोड़ा कम कमा पाएंगे। साउथ में केवल एक जोन ऐसा होता है या एक पद ऐसा होता है जो कि गंधर्व है। अगर वहाँ पर मेन डोर आ रहा है या वहाँ पर एंट्री आ रही है तो ओके है, अदरवाइज साउथ की एंट्री को अच्छा नहीं माना जाता है। तो साउथ डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे कौन से खास रेमेडीज आप बता सकते हैं? साउथ डायरेक्शन को रूल मंगल ग्रह करता है, और जो एलिमेंट आता है वो फायर एलिमेंट आता है यहाँ पर। तो उसको बूस्ट करने के लिए हम रेड या ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड कैंडल्स हम लोग जला सकते हैं, है ना। ऑरेंज कलर का हम लोग इंटीरियर यूज़ कर सकते हैं, रेड ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साउथ में हम लोग है ना गंधर्व वाला जो जोन है वहाँ पर अपने प्रोफेशन से लेकर कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो
वहाँ पर वो गंधर्व वाला जोन उसको सपोर्ट करता है। जैसे कि आप कोई म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हैं, सॉरी, तो अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अगर वहाँ पर आप अपना कोई गिटार वगैरह या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर रखते हैं तो वो गंधर्व उसको सपोर्ट करता है। तो साउथ एक ऐसा जोन है जिसका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो अग्नि आपको यश प्रदान करती है। ओके, बिल्कुल। सो बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे लगता है आई शुड आल्सो डू थिंग्स इन द साउथ, राइट? हाँ, बिल्कुल, आपकी ये सब तरीके के आर्टिस्ट के लिए होता है या कुछ हाँ, पर्टिकुलर? स्पेशली जो आर्ट फील्ड में है, हाँ, जो जैसे हैंडमेड का काम है किसी का, किसी कोई बिल्कुल। म्यूजिशियन है, कोई डायरेक्टर है, एक्टिंग इसमें फील्ड में ऐसा है कि गंधर्व एक्चुअली क्या है, जो पद है अगर वहाँ पर कोई दोष नहीं है तो वो आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर पाएँ। ओके, तो वो किसी भी प्रोफेशन से हो सकता है। ओके। घर के ऐसे कौन से 10 मेजर दोष हैं जो हेल्थ इश्यूज ला सकते हैं? आप इश्यूज की एक तो अभी अपन ने पहले बात कर चुकी, नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है ना, वहाँ पर अगर कोई दोष होंगे तो वहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। नॉर्थ वेस्ट में वास्तु पुरुष मंडल के 2-3 पद ऐसे आते हैं जो आपको डिजीजेस देते हैं, जैसे कि पाप यक्षमा। पाप यक्षमा एक ऐसा पद है जहाँ पर अगर दोष होता है तो स्लोली आपकी लाइफ डिक्लाइन होती जाती है। यानी आप अपनी ग्रोथ को तो अचीव नहीं कर पाएंगे, आप मतलब डिक्लाइन होती जाएगी आपकी लाइफ, आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इसके साथ ही रोग है, अगर रोग की बात की जाए तो आपको एक शॉर्ट स्पान के लिए एक ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसमें आपको ही पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या हो गया मतलब। तो वहाँ नाग वाली दिशा है, तो नाग वाली दिशा है तो वहाँ पे फिजिकल एब्यूसिंग हो सकती है आपकी। इसके साथ ही अगर बात की जाए आपकी हेल्थ की, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी जैसे टॉयलेट है तो एक मिथ सामने निकल के आता है कि सब लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो कैंसर हो गई होगा। तो क्या जिस घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो क्या घर के सारे मेंबर्स को कैंसर है? वैसा भी नहीं है ना। और सारी डिजीज़ जो है साइंस ये कहती है कि साइकोसोमेटिक डिजीज़ होती है ना। आपके मन पे पहले इम्पैक्ट आता है, देन आपके प्राण शरीर पे और देन आपकी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। तो हर डिजीज़ का कारण तो आपका मन ही होता है, मन शरीर ही होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बीज पड़ा होता है और जो फिजिकल फॉर्म में बाद में लेटर ऑन एक्यूमुलेट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो वहाँ पर भी आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो बाद में फिजिकल डिजीज़ की फॉर्म में मैनिफेस्ट हो सकती है। इसके बाद अगर बात की जाए, जैसे कुछ टेंडेंसीज ऐसी होती है जैसे कि नॉर्थ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में दोष है तो आपको वो घर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। अगर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दोष है, आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दोष है, आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी दोष है तो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाती है लोगों में। अगर साउथ डायरेक्शन में दोष है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष है और इसके साथ ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी दोष है तो भी सुसाइडल टेंडेंसी आती है। तो ऐसे अगर दोष हैं तो घर को तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए फर्स्ट टाइम में। और नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ वेस्ट है वो वास्तु पुरुष के सर और पैर होते हैं, है ना। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जोन है। तो अगर यहाँ पर कोई भी दोष पाए जाते हैं तो उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप नया घर ले रहे हैं तो इन चीज़ों को कंसिडर जरूर करना चाहिए, है ना। और एग्जिस्टिंग है तो वहाँ पर रेमेडीज एप्लीकेबल, बिल्कुल। ओके, सो प्लॉट और उनके जो गुण हैं उससे जुड़े हुए 5 चीज़ें जो उसमें रहने वालों को नेगेटिविटी या आप बोल सकते हैं एक तरीके से रुकावट फील हो सकती है। प्लॉट के दोषेज अगर देखा जाए, जो इनिशियल लेवल पे हम लोग जो देखते हैं कि प्लॉट की जो साइज़ है वो कभी भी है ना 1:2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लेंथ और विड्थ का रेशियो 1:2 से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बात करें, वहाँ का पाताल क्षेत्र कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। अब पाताल क्षेत्र क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग या प्लॉट का परीक्षण जो होता है उसकी एक विधि है, शास्त्रों में एक विधि कही गई है जिसमें क्या है कि आप गड्ढा करके उसमें पानी भर देते हैं, है ना। और कुछ आधे घंटे के लिए आप पानी रहने देते हैं और आधे से ज़्यादा अगर पानी ख़त्म हो गया वहाँ पर तो उसका मतलब वहाँ का पाताल क्षेत्र खुला है, मतलब वहाँ की मैग्नेटिक एनर्जी स्कैटर्ड है ना। और वो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी एमिट कर रहा है। तो ऐसी लैंड को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, है ना। एक रीज़न ये हो गया। एक ये भी हम देखते हैं कि गुणात्मक किस प्रकार का गुण है उस लैंड का, कि राजसी गुण में अगर अव्यवस्था है या सत्व गुण वहाँ पर कम हो रहे हैं या तमस गुणों में ज़्यादा वृद्धि है तो ऐसी लैंड को भी हम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। मैग्नेटिक एनर्जी अगर स्कैटर्ड है वहाँ पर भी हम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा अगर जिसके पास में या तो खाली प्लॉट है या टी पॉइंट पड़ता है उसको भी हम लोगों को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, अभिषेक जी, आज के टाइम में इतने स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज है, स्टूडेंट्स में स्पेसिफिकली कंसंट्रेशन की इश्यूज आते हैं। दे गेट वेरी मच डाइवर्टेड बिकॉज आजकल सोशल मीडिया है, इतने सारे गैजेट्स है बच्चों के पास एक्सेस करने के लिए। सो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए आप सबसे जो बेस्ट चीज़ है आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी ब्रीथ पे फोकस कर सकते हैं। बिकॉज जो डिस्ट्रक्शन आता है वो आपकी मन की वजह से आता है, और मन आपका प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट नहीं होता, इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन आता है। और फोकस का एक और सबसे बेस्ट तरीका होता है त्राटक, है ना। आप किसी दीपक जलाकर आप उस पर कंटिन्यूसली जितना देर आपका हो सके आप उतनी देर उसको गेस कीजिए, है ना। जो फ्लेम ऑफ द टिप ऑफ द फ्लेम होता है उसको गेस करिए, तो आपका थर्ड आई भी ओपन होना स्टार्ट होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा उससे एक फोकस मिलता है, एक कंसंट्रेशन मिलती है। ओके आपका मतलब गेस करना मतलब उसको घूरते रहना है। बिल्कुल। क्या टाइम लिमिट होगी, कुछ ऐसा स्पेसिफिक होता है? स्पेसिफिक तो नहीं है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस से बढ़ाते हैं उसे। स्टार्टिंग में आप धीरे से कम से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ओके तो जितना आप ज़्यादा लंबा करेंगे वो बेटर बिल्कुल कंसंट्रेशन। बेटर कंसंट्रेशन Okay. देगा, बेटर फोकस देगा। बिकॉज क्या होता है, आपका मन अगर विचलित है तो आपकी जो आइज की जो प्यूपिल है वो भी विचलित होती है। अगर आपका मन शांत नहीं है ना तो आपकी आइज की प्यूपिल भी वाइब्रेट Vibrate करेगी। होती है। अगर आप उसको स्टेबल कर लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो एक तीसरे द्वार को ओपन होने का मौका मिल जाता है। ओके बिल्कुल। ऐसी कोई एक्सरसाइज है जिससे आप डीपली कनेक्टेड फील करते हैं? मेरी जो मेंटर हैं श्री भारत सिंघल सर, उन्होंने मुझे एक एक्सरसाइज बताई थी कि अगर आपको अपनी आत्मा से जुड़ना हो या अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखना हो तो आप मिरर में जाइए और मिरर में जाकर अपने आप खुद ही की आंखों में देखना है। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसा करना है और आपको खुद कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा कि आपको खुद अपने जो प्रेजेंट पोजीशन है उससे ऊपर उठ के कुछ उपाय मिलेंगे जो आपका खुद सेल्फ बताएगा। तो ये कुछ शास्त्रोक्त विधियां हैं जो वाकई में काम करती है। रिजल्ट आप खुद चेक कर सकते हैं, खुद करके चेक कर सकते हैं। ओके सो आई थिंक कुछ चीज़ें रेमेडीज बोलिए या सॉल्यूशंस बोलिए ऐसे होते हैं जो खुद करके ही रियलाइज हाँ, होते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि ये एक्चुअली वर्क करते भी हाँ। हैं, rather than गोइंग इनटू जो सोशल मीडिया ट्रेंड इतना चल रहा है आप ये खुद कर को लो। आप हाँ। खुद की सच्चाई से तो आपको फेस जब करना पड़ता है तो आपको पता चलता है ना कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हाँ। आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो वहाँ वो चीज़ आपको सही सॉल्यूशन देती है। हाँ और आप अपने आप से कितना भाग लेंगे, बिल्कुल। कब तक भाग लेंगे। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये, मतलब आई थिंक कभी हमने भी और आई थिंक ऑडियंस ने भी नहीं सुनी होगी कि इतनी अच्छी इजी आप रेमेडी है वो बिल्कुल। कि आप कंसंट्रेशन भी उससे बढ़ा रहे, आप सेल्फ की रियलाइजेशन कर रहे एक तरीके से। वास्तु पुरुष मंडल में अपना एक शिखी होता है, अगर ये पद किसी घर में वीक है ना, या किसी व्यक्ति का वीक है तो वो कभी भी लाइफ में जो डिजायर्ड चीज़ें वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। ओके तो शिखी को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है कि आप सेल्फ को मिरर में देखिए और अपनी आंखों से आंखें मिलाकर देखिए। 4 से 5 मिनट तक करेंगे तो जो रेमेडी आपको खुद सेल्फ दे रहा है उस पर अमल कीजिए आप। बिल्कुल। ओके तो इसके अलावा और भी कोई ऐसी 5 चीज़ें आप बता सकते हैं जो आई थिंक हर आम आदमी को रोज़ करनी चाहिए? आप जैसे वास्तु को ठीक करने के लिए आप नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं। इनिशियली जैसे आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो रेगुलर 7 दिन तक लगाइए, फिर वीकली आप इसको रिपीट कर सकते हैं। जो टॉयलेट हैं आपके घर में, बिकॉज क्लासिकल वास्तु में तो टॉयलेट को घर में जगह नहीं थी, तो उनकी रेमेडी इसके लिए आप सॉल्ट जो है उसको एक बाउल में भर के आप वहाँ पर टॉयलेट में रख सकते हैं और हर 40 डेज बाद आप उसको चेंज कर दीजिए। आप कैंडल्स लाइट कर सकते हैं, आप घर में कैम्फर जला सकते हैं, डेली मेडिटेशन कीजिए, वीकली गोल पर प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। हमारे पास भी जो कंसल्टेशन लेने के लिए आते हैं वो लोग मतलब उनको रेमेडीज़ बताते तो रेमेडीज़ पहले कर लेते हैं, वो सेल्फ पे वर्क नहीं कर पाते। तो है ना, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए ना। ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, डेट ऑफ बर्थ जुड़ी हुई है, वास्तु जुड़ा हुआ है, आपकी मन स्थिति भी उनके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल करेक्ट। सो आई वुड लाइक टू नो वन मोर थिंग। आपने जैसे बताया कि सॉल्ट, कोई स्पेसिफिक सॉल्ट होता है उसमें या एनी सी सॉल्ट ले सकते हैं, सी सॉल्ट। ओके कमिंग टू द हाउस, क्योंकि अब हम आ जाते हैं वास्तु, घर का वास्तु हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द मेन डोर। मेन डोर की डायरेक्शंस ऐसी क्या है जो सबसे अच्छी होती है? मेन डोर देखिए ना, मेन डोर की जो डायरेक्शन है वो 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड रहता है वो वास्तु पुरुष मंडल के पद है ना। उसमें कुछ हर एक जोन के स्पेसिफिक पद होते हैं जहाँ पर आप अगर मेन डोर की एंट्री देने तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ होते हैं। जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके
जयंत जो आते हैं वहाँ पर अगर आपके मेन डोर की एंट्री है तो आपके लिए शुभ मानी जाएगी। ऐसी ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो महेंद्र और सूर्य हैं, यहाँ पर भी आप मेन डोर की एंट्री दे सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर मेन डोर की एंट्री बिल्कुल वर्जित है, ये यूनिवर्सल थंब रूल है। इसके साथ ही वेस्ट डायरेक्शन में आप है ना पुष्पदंत और वरुण की जगह आप एंट्री दे सकते हैं मेन डोर की। और बाकी फिर ये है कि आप दूसरे मेथड्स पे अगर जाएं तो वहाँ पर 9 स्केलिंग मेथड होता है जिसमें हर डायरेक्शन को आप 9 स्केल में डिवाइड कर देते हैं। 9 स्केल में डिवाइड करने के बाद स्टार्टिंग के 3 पद और लास्ट के 5 पद छोड़ने के बाद जो चौथा 5वां पद आ रहा है वहाँ पर आप मेन डोर दे सकते हैं। इसके साथ ही 9 ग्रह की एक विधि और आती है जिसमें सभी डायरेक्शंस को आप 9 पार्ट्स में बांट देते हैं। वहाँ पर बुध एक सीक्वेंस होती है इनकी, और बुध, शुक्र और बृहस्पति है ना, ये तीनों जहाँ पर आ रहे हैं, तीनों एक साथ जहाँ आ रहे हैं वहाँ पर मेन डोर की एंट्री दे दीजिए, तो वो भी शुभ मानी जाती है। ओके, सो इज इट कि मेन डोर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, सच है? हाँ बिल्कुल, मेन डोर नॉट ओनली बिकॉज डायरेक्शन, बट क्या उसके और एस्पेक्ट हो सकते हैं कि वो उसको इतना महत्व दिया जाता है? साक्षी जी है ना, मेन डोर आपके लिए है ना आपके एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से वर्ल्ड में जाने के बीच की कड़ी है वो। वहाँ से आप निकल के आप है ना घर में आ रहे हैं, तो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। आपका मेन डोर आपके घर के अंदर जो एनर्जी एंटर हो रही है उसको निर्धारित कर रहा है ना, जो स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक डायरेक्शन से आ रही है उसको निर्धारित कर रहा है। तो मेन डोर आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे और पीछे दोनों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए। मेन डोर पे चौखट अवश्य होनी चाहिए। मेन डोर की जो चौखट है वो एक समकोण पर होनी चाहिए, यानी अंदर की और बाहर की जो भूमि उसके समकोण पर होनी चाहिए। और अगर ज़मीन के लेवल से आपकी चौखट मिलती है तो चौखट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब लोग चौखट बनाते नहीं हैं, लेकिन चौखट होगी तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो डायरेक्ट एंटर करने से बचेगी। ओके, एक काइंड ऑफ वो ब्लॉकेज बना देते हाँ, हैं, बिल्कुल। तो इट इज़ अ नेसेसिटी। हाँ बिल्कुल। ओके, बेडरूम में ऐसे क्या डायरेक्शंस हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं? देखिए ना, बेडरूम में कपल्स के लिए अगर बात की जाए तो कपल्स के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन रहती है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन रहती है। लेकिन अगर बेडरूम है ना आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो बिल्कुल बेडरूम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भगवान शिव की दिशा है, इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। और यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीटली वर्जित है, ये गुरु ग्रह द्वारा गवर्न होती है, तो यहाँ पर बेडरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो वहाँ पर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बिकॉज ये आग्नेय कोण है, और आग्नेय कोण में जब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से फिर इमोशनल डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि शायद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करें, और जब कंसल्टेशन कराने आते हैं तो फिर दोनों को उन इमोशनल बैगेज से दूर हटाना पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर इमोशनल डिफरेंसेस इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जाए, बट उसका मन कर सकता है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पहले के समय में रति कक्ष हुआ करते थे, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कभी भी बेडरूम मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। ओके, मास्टर बेडरूम के लिए कहा जाता है कि जो घर का स्वामी है उसके लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सबसे बड़ा बेडरूम, और अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, किचन की कुकिंग डायरेक्शन, डज इट रियली मैटर्स अ लॉट? या बिल्कुल मैटर करती है, क्योंकि किचन की जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस वजह से है क्योंकि ईस्ट की तरफ जो सूर्योदय होता है वो अपनी किरणों से पूरे किचन को सैनिटाइज करता हुआ जाता है। तो अगर आपका आहार शुद्धि होगी तो ही आप तत्व शुद्धि पर जा पाएंगे। और किचन इतना मैटर इसलिए करता है क्योंकि आपकी जो गृहिणियाँ हैं, घर में जो स्त्रियाँ होती हैं, उनका पूरा टाइम किचन में ही बीतता है ना। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न भी शुक्र ग्रह करता है, जो स्त्री तत्व का प्रधानता को निर्धारित भी कर रहा है। तो अगर किचन का वास्तु अच्छा होगा तो नेचुरली है कि आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और डायरेक्शन इसलिए मैटर करी क्योंकि एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन मिलता है सन की वजह से। सो आई थिंक एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द हेल्थ इश्यूज, बिल्कुल, कि वो हेल्थ इश्यूज आपको क्रिएट कर सकते हैं अगर आपका किचन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है। साउथ ईस्ट में अगर आपके दोष हैं तो वो आपकी गृहिणियों की हेल्थ को भी मतलब इम्पैक्ट डालते हैं वहाँ पर। और उन लोगों की हेल्थ पर भी वहाँ भी इश्यूज हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है अभिषेक जी, आप जैसे चीज़ें बता रहे कि डायरेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है, कुकिंग डायरेक्शंस, बट आप जैसे बहुत सारे रिच लोग को देखेंगे, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनके वास्तु डिफेक्टेड घर में भी वो इतना कैसे सक्सेसफुल है आज? नहीं, कोई भी चीज़ है ना वास्तु परफेक्ट नहीं हो सकती, और किसी भी चीज़ की ब्यूटी इसी में है कि वो
शायद इम्परफेक्ट रहते हुए भी परफेक्ट हो जाए, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तु इम्पैक्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है, बट ये होता है कि एक जनरेशन सर्वाइव कर जाती है और नेक्स्ट जनरेशन में उसके इम्पैक्ट आने लगते हैं। जैसे आपने बहुत सारे मिलेनियर ऐसे भी देखे होंगे जिनके लोग तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, लेकिन बच्चों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एक जनरेशन सर्वाइव कर रही है लेकिन नेक्स्ट जनरेशन से इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो गया। इवन APJ अब्दुल कलाम भी थे, वो साउथ वेस्ट फेसिंग घर में रहते थे। अब साउथ वेस्ट फेसिंग घर में रहते थे, हालांकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन फिर भी उनका वंश तो बढ़ नहीं पाया ना, उनकी वंश वृद्धि तो नहीं हुई ना। अब कुछ लोगों के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है क्योंकि वो खुद एक संत की तरह आदमी थे, एक योगी व्यक्ति थे, है ना। लेकिन एक गृहस्थ के लिए मैटर करती है ये चीज़ें, बिल्कुल। करेक्ट। तो हमने बात की रिच लोग की, बट जो अभी स्टार्टअप्स है, इट्स इन लॉट ऑफ ट्रेंड। आप देख रहे हैं जैसे टीवी पे भी बहुत से लोग अपने शोज़ में फंडिंग कर रहे हैं, जैसे शार्क टैंक है। तो आप उन स्टार्टअप्स के लिए ऐसा कौन सा जोन बताएंगे जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए? जो न्यू स्टार्टअप रहते हैं, न्यू स्टार्टअप के लिए ये है कि वो बेसिकली फायर एनर्जी से गवर्न हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव आइडिया ओनली। और उन लोगों को बिजनेस को सस्टेन करना है, ग्रोथ भी चाहिए। और यहाँ पर नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में वो अपना कोई ऑफिस ले सकते हैं, और उसके साथ है ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनके लिए डेस्क वहाँ पर दे सकते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना कैबिन बना सकते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में अपना कैश लॉकर बना सकते हैं। इसके साथ ही है ना कुछ वास्तु पुरुष मंडल के जो पद हैं, जैसे कि भूधर हो गया, भूधर जो होता है वो नए स्टार्टअप्स को कंटिन्यू चलाता है। अगर वहाँ की रेमेडीज़ की जाए या भूधर आपका अच्छा है, जो ये पद अगर आपका अच्छा है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर पाते हैं। पुष्यदंत की बात की जाए, आर्यमा की बात की जाए, है ना, ये सब हेल्प करते हैं आपके प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखने में, उसको सही करने में। तो इन डायरेक्शन में अगर दोष नहीं भी हो तो इन एलिमेंट्स को बूस्ट किया जाता है ताकि आप अपने न्यू प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर पाएँ और आपको एक पुश मिले ताकि आप मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ आगे बढ़ें। करें। तो क्या ये चीज़ें जैसे क्योंकि कोविड के बाद बहुत वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ है, तो क्या ये चीज़ें वर्क फ्रॉम होम करने वाले के लिए भी सेम है क्योंकि वो घर में रह के काम कर रहा है? हाँ, अगर आप निर्धारित प्लेस पर एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर क्लटरिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फाइल्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं, पाइलअप हो रखी है, मैसी हो रखा है। तो मैसी चीज़ें तो एक स्कैटर्ड एनर्जी ही देगी और नेगेटिव वाइब्रेशन ही देगी आपको। तो वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आप डेफिनेटली ना डायरेक्शन का ध्यान तो रख ही सकते हैं, जैसे नॉर्थ फेसिंग होकर काम कर सकते हैं। आपके टेबल के सामने एकदम दीवार नहीं आ जाए, एकदम आपका विजन ब्लॉक नहीं हो जाए, तो इन सिंपल चीज़ों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। आपके सामने हम लोग श्री यंत्र का फोटो लगा सकते हैं ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े। ओके। सो जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, हम इतना सुनते हैं कि इतने सारे फैक्ट्रीज में लॉसेस होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसी कौन सी इंडस्ट्रियल वास्तु दोष है वहाँ पे जो आप अधिकतर फैक्ट्रीज में सुनते हैं कि ये चीज़ें होती हैं? फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल वास्तु की अगर बात की जाए तो एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है कि जो रॉ मटेरियल है वो आपका साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में रखा होता है, हैवी मशीनरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती है, ब्रह्म स्थान आपका खुला रहता है जहाँ पे क्लटरिंग नहीं होती, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका आता है नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, और नॉर्थ वेस्ट से उसका डिस्पैच होता है ना। तो ये एक प्रोडक्शन साइकिल होती है। अगर 5 एलिमेंट्स में यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो वो आपके लॉसेस या एक्सीडेंट्स में चेंज होगी। जैसे फायर एक्सीडेंट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपने वाटर टैंक बनाया हुआ है, वहाँ पर आपने डिगिंग कर दी है, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो आपका फायर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया। हैवी मशीनरी को आपने ब्रह्म स्थान में रख दिया है तो वहाँ पे आपका वर्कर्स के साथ एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपके अगर दोष है तो वहाँ पर स्ट्राइक्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु में आई फील किसी को भी इंडस्ट्री लगानी है तो उनको 100% देखना चाहिए वास्तु, या 2-3 टिप्स इज इनफ फॉर देम? देखिए ना, अगर आप कोई भी चीज़ नए सिरे से इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वास्तु कंप्लाइट करिए ना, क्या दिक्कत है। आप नए सिरे से इस्टेब्लिश करें तो वास्तु कंप्लाइट करना चाहिए, और एग्जिस्टिंग है तो वहाँ पर की रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रोडक्शन साइकिल अभी बताई। इस रूल को फॉलो करके हम लोग, और एग्जिस्टिंग में रेमेडी करके, साइकी, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस और उनके हेड्स के साथ जो डिस्कशन करके उनकी मन स्थिति को डेट ऑफ बर्थ और वास्तु के साथ अलाइन करके हम लोग हेल्प कर सकते हैं उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्या, जैसे आपने हेड्स की बात की, जो ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं अपने अपने बिजनेसेस के, चाहे वो इंडस्ट्री में हो चाहे वो स्टार्टअप में हो, क्या उनके लिए ऑफिस टेबल डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है? एंड व्हाट आर द बेस्ट डायरेक्शंस?
देखिए ना, ऑफिस टेबल डायरेक्शन रियली मैटर्स बिकॉज है ना, जहाँ मास्टर बेडरूम की बात की थी वहाँ पे भी साउथ वेस्ट की बात की थी मैंने। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि साउथ वेस्ट आपकी ऑथोरिटी को डिग्निफाई करता है ना। तो अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप किसी और को कैबिन दे देंगे, वहाँ पे किसी और की टेबल पे बिठा देंगे, तो वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है। आप मैनेजर हुए हैं और जो आपके नीचे काम करने वाले हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो जो आपका जो वहाँ पर हेड है, जिस ऑफिस का कोई हेड है, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपना कैबिन लेना चाहिए। बाकी एम्प्लॉयज़ को नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठना चाहिए। जो सेल्स वाले हैं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को फेस करके बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभिषेक जी, आजकल बहुत ट्रेंड है वीगन का, ऑनेस्टली, बट आई वॉन्ट टू नो, वीगन तो अब आया है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, हेल्थ इश्यूज, इतना इंस्टाग्राम पे चीज़ें आ गई हैं तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, बट देर इज़ अ वेरी वेरी बेसिक कल्चर ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग नॉन वेज। वो कैसे वास्तु दोष पे मतलब इम्पैक्ट डालता है वो चीज़ें, क्या वो इंक्रीज करता है? देखिए ना, स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग जो आपका नॉनवेज है वो राजसी भोजन में आता है ना। तो और राजसी भोजन में आते, उन्होंने एक टाइम था जब बंगाल फेमिनाइन था वहाँ पर, तो वहाँ पर सारे लोग इसलिए मर रहे थे बिकॉज वो वेजिटेरियन थे। तो उन्होंने आके इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि जीना ज़्यादा ज़रूरी है। और सारे लोग संत तो पैदा नहीं होते, केवल साधु संतों के लिए कि आपको नॉनवेज भी नहीं खाना है, लेकिन सारे लोग क्या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं? नहीं है ना, वो चीज़ें भी मैटर नहीं करती है। अगर आपकी किसी फूड हैबिट की वजह से, जैसे आप ड्रिंक कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको लत लग रही है उसकी, तो प्रॉब्लम है और वहाँ पे साउथ ईस्ट का दोष निकल कर सामने आता है। लेकिन नॉनवेज की वजह से कोई वास्तु दोष क्रिएट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, और ना ड्रिंकिंग की वजह से। सो मतलब वी कैन ड्रिंक एंड ईट नॉन वेज, ऐसा है? यू कैन, अकॉर्डिंग टू योर लाइफ प्रायोरिटी है ना, जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल। बट हाँ, एज यू सेड कि हर चीज अगर एक्सेसिव है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपको देखने मिलता है अपनी लाइफ में। फूड के साथ भी आप वेज लेंगे तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है। ओके, एक चीज़ है जो हमने नोटिस की है, साउथ इंडियन टेम्पल्स, उनकी डायरेक्शंस हमेशा सही कैसे होती है, और कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया में उतना नहीं है। ज़्यादातर टेम्पल साउथ इंडिया में वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया में टेम्पल्स है ना उतने अच्छे नहीं बने हुए। इसका रीज़न है कि नॉर्थ इंडिया ने बहुत सारे आक्रमण झेले, है ना। तो जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो केवल यही कहता है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो और बेस्ट सेफ्टी जिस तरीके से ले सकते हो उस तरीके से ले लो आप, है ना। जबकि साउथ इंडिया में ऐसा है कि उन लोगों की एक रेगुलर लीनिएज है ऑफ नॉलेज, है ना। जो आगम वैदिक शास्त्र है, वास्तु के जो शास्त्र हैं, उसकी एक कंटिन्यू लीनिएज चली आ रही है जिनको वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, है ना। तो इसकी वजह से वो कंटिन्यू भी कर पाए। तो क्या इससे हम ये समझ सकते हैं कि साउथ इंडियन लोगों के घर भी वैसे ही वास्तु परफेक्ट होते हैं? मतलब गाँव की अगर बात की जाए तो गाँवों में तो ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं कि वास्तु परफेक्ट ही हो। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में भी देख सकते हैं कि चारों तरफ है ना रूम्स या जो भी स्ट्रक्चर है, और बीच में बरामदा पूरा खाली रहता है। आप भी अपने पुराने टाइम में जाएंगे, हम लोग तो विलेज से बिलोंग करते हैं कि मेरी मदर किसी विलेज से आई हुई है, तो हमने तो नानी का घर देखा हुआ है और वहाँ पर देखा भी है कि अब वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन गए, तो एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। अब इतना ही आप देख लें कि है ना, केवल 2 पेरेंटल हाउसेस हैं, 2 पेरेंटल हाउसेस में एक ही तरह का बंटवारा हुआ है, लेकिन एक जगह ब्रह्मस्थान खाली है, एक जगह ब्रह्मस्थान पूरा पैक है। दोनों में इनकम में ह्यूज डिफरेंस है। जहाँ पर ब्रह्मस्थान पैक है वहाँ पे 4 लाख पर मंथ है, जहाँ पे ब्रह्मस्थान खाली है वहाँ पे 20,000 है, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स वहाँ का ज़्यादा है, इम्यूनिटी वहाँ के लोगों की ज़्यादा अच्छी है, डिजीज़ वहाँ पे कम होती है, बिकॉज ब्रह्मस्थान वो स्थान है जो क्रिएट होने के बाद सारे जो पद हैं उनको एनर्जी देता है ना। बिकॉज ब्रह्मस्थान से एनर्जी चारों तरफ जाती है, तो वो वहाँ पे सबको एनर्जी दे रहा है। तो ब्रह्मस्थान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि गाँवों में तो ज़्यादातर लोग अभी भी वास्तु कंप्लाइंट बनाते हैं। जो प्रॉब्लम है वो मॉडर्न जो सिटीज़ के साथ है, जो मेट्रो सिटीज़ के साथ है, जहाँ पे हम लोगों के पास स्पेस की मतलब उतना स्थान नहीं रह पाता, तो उतनी ही सब में देखना होता है, तो वहाँ पर नहीं बन पाते फिर। ओके, जैसे आपने 2-3 बार मेंशन किया सेंटर ब्रह्मस्थान, एम आई राइट? तो वहाँ पे हमने साउथ इंडियन घरों में भी देखा है कि प्लांट्स लगाते हैं सेंटर में। बेसिकली साक्षी जी है ना, प्लांट्स जो हैं वो वाइटलिटी का प्रतीक है ना। तो आप अगर है ना प्लांट्स के बीच में भी बैठती है ना, अगर आप डिप्रेशन में भी हैं तो वो आपको एक वाइब्स देते हैं, है ना। वो एक वाइब्स देते हैं, उस तरह की वाइब्स, हैप्पीनेस पॉजिटिविटी की वाइब्स देते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू। ओके, क्या 2 फ्लैट्स या 2 प्लॉट्स को मिला के जोड़े में बनाना इज़ हार्मफुल?
वास्तु वाइज? नहीं, वास्तु के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बशर्ते कि आपने सही डायरेक्शन में एडजॉइन किया है। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में अगर प्लॉट एडजॉइन करते हैं, जस्ट पास वाला प्लॉट अगर एडजॉइन कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में, तो दैट इज़ ओके। अगर साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में एडजॉइन कर रहे हैं तो वो वास्तु वाइज ठीक नहीं है। और अगर आप एक प्लॉट और दूसरे प्लॉट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो दैट्स ओके, नथिंग टू डू इट। तो हाउ कैन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो आम इंसान है, वो कोई प्लॉट देखने जाता है तो उस समय तो वास्तु कंसल्टेंट को नहीं ले जा सकता। कैसा एक कोई सिंपल तरीका है कि वो चेक कर सके डायरेक्शन, एंड कैसे करनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट वे टू चेक द डायरेक्शन के लिए तो आजकल मोबाइल में भी कंपास आते हैं, बट वो उतने हो सकता है परफेक्ट नहीं हो, बट उतना आइडिया तो दे ही सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो प्लॉट्स हैं आपके वो कभी भी है ना 1:2 रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो प्लॉट है वो कभी भी सैंडविच प्लॉट नहीं होना चाहिए, यानी दो प्लॉट के बीच में अगर प्लॉट है और वो साइड वाले दोनों प्लॉट से छोटा है तो वहाँ पे रहने वाले व्यक्तियों की ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर जो आप प्लॉट देखने जा रहे हैं वहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई कि जैसे हॉस्पिटल, मंदिर, ये हाई टेंशन वायर, सीवेज लाइन, ये सारी चीज़ें तो प्लॉट के पास से नहीं जा रही। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वहाँ का पाताल क्षेत्र तो खुला नहीं है, जो मैंने आपको मेथड बताया था कि अगर पाताल क्षेत्र वहाँ का खुला होगा तो वहाँ पर रहने वाले लोग कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब पाताल क्षेत्र खुला है या नहीं ये लोग कैसे चेक करेंगे? वो वहाँ पे उगने वाली जो झाड़ियाँ उसको सिंपली उखाड़ कर देखें। अगर वो इजीली पुलअप हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रहने योग्य धरती नहीं है, और वहाँ पे अगर स्ट्रांगनेस है थोड़ी और वो बाइंड करके रखी हुई है तो दो प्लॉट में अगर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का पाताल क्षेत्र खुला नहीं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ओके। जैसे आपने बताया कि घरों के सामने हॉस्पिटल्स, सो मुंबई जैसे शहर में या आप मेट्रो सिटी कोई भी ले लीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बिल्डिंग में वो चीज़ आपको मिले। अगर किसी के घर के सामने कोई हॉस्पिटल है या कोई मंदिर है तो क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ में? आप जब आप है ना घर में होती हैं तो आप एक अलग तरह की एनर्जी को फील करती हैं। जब आप एक हॉस्पिटल में होती हैं, आपके घर से कोई पेशेंट चला जाता है तो आपकी मन की फीलिंग क्या होती है? जब आप मंदिर में जाती है तब किस तरह की फीलिंग होती है? पर मंदिर की छाया नहीं पड़नी चाहिए, है ना। तो हर चीज़ का अपना अपना डिफरेंस रहता है ना। बट ये कहते हैं कि इनकी वजह से वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट है उसकी शेडो का डबल जो है, अगर उसके रेडियस में ये सारी चीज़ें आ रही तो वो वास्तु दोष क्रिएट कर रही हैं। ओके। सो आपके पास वास्तु की आई फील बहुत नॉलेज है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ मैं। हमारे जो लिसनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जो वास्तु सीखना चाह रहे हैं, आपके पास कोई रोड मैप है उनके लिए, बिगनर्स के लिए, जो वो एक सिंपल सिस्टमैटिक वे में वास्तु को पढ़ सके? साक्षी जी, है ना, अगर कोई व्यक्ति वास्तु में इंटरेस्टेड है तो उसको पहले तो ये देखना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किस टाइप का है ना। या तो वो केवल क्यूरियोसिटी की वजह से जानना चाह रहा है, क्यूरियोसिटी की वजह से भी अगर जानना चाह रहा है तो ऐसे मेंटर को ढूंढे जो शायद उसके जीवन में हेल्प कर पाए। या फिर उसे एक कोर्स करना है, उसे वास्तु सीखना है तो भी वो ऐसे मेंटर को ढूंढे जो केवल उपायों को ना बेचे, है ना, रेमेडीज़ को बेचता हुआ दिखाई नहीं दे। अगर रेमेडीज़ को बेचता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी मन स्थिति पे काम नहीं कर रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस को नहीं जानता, हर नंबर्स के आने के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं जानता, तो बेवकूफ़ बना रहा है। फिर क्या कर रहा है वो, है ना। तो आप मेंटर सही ढंग से चूज़ करिए और ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़िए जो आपको वहाँ तक ले जा सके जहाँ पे कोई अंडरस्टैंडिंग बनती हो। बट अभिषेक जी, सोशल मीडिया के टाइम पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिगर इट आउट कि कौन सही है कौन गलत। अगर आप सोशल मीडिया भी खोलेंगे, हर दूसरी रील में कोई एस्ट्रोलॉजर हो रहा है के नाम पे कोई बेच रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बोल के भेज रहा है, न्यूमरो एस्ट्रो वास्तु बोल रहे हैं, मतलब मल्टीपल नेम्स हैं। आम इंसान जिसको वास्तु का वी भी नहीं आता है तो वो कैसे पहचाने? वो मतलब उनको ये चीज़ कैसे समझे कि ये राइट है? सो इफ़ यू कैन गाइड अस मोर ऑन कि वास्तु कौन राइट वे में पढ़ा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी हो जाए पिक करना कि नो दिस इज़ द राइट पर्सन। देखिए ना, मैंने अभी बताया कि जो वास्तु है, ग्रंथों में भी या शास्त्रों में भी नाम केवल वास्तु यूज़ किया गया है ना। वास्तु, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है। अब अलग तरीके से मेकअप करके और लोगों को अट्रैक्ट करना एक अलग चीज़ हो गई, या वो हंसी का पात्र बनना एक अलग चीज़ हो गई। हो सकता है लोगों को उसके बारे में ज्ञान नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, लेकिन शास्त्रों में तो केवल वास्तु वर्ड है ना। तो अगर आपको कोई केवल व्यक्ति रेमेडीज़ बेचता हुआ दिखे,
और रेमेडीज़ की वजह से अगर आपके सारे काम ठीक होते हों तो आपने क्यों नहीं कर लिए, जो बेच रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं कर लिए, उसने वीडियो क्यों बनाया, उसको आगे पॉडकास्ट क्यों करना पड़ा, वो अपना आगे क्यों बार बार अपने आप को प्रमोट कर रहा है, उनको भी एफर्ट करने पड़ रहे हैं ना। यहाँ दिखाई देता है कि है ना, जब सामने वाला व्यक्ति जो एफर्ट करके अपने आप को प्रमोट कर रहा है और सामने वाले को रेमेडी बेच रहा है, तो जहाँ पे रेमेडी आती है वहाँ पे बिल्कुल कट करना है आपको, है ना। तो इतनी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आप लोगों को। मैग्नेट्स हैं, वास्तु का मतलब 3 पिलर्स हैं। यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी करते हैं, यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस भी करते हैं और मनस्थिति के साथ भी काम करते हैं और तीनों को अलाइन करके कस्टमर को रिजल्ट देते हैं। कोई है जो आपको है ना 100% रिजल्ट दे सकता हो, अभी बैकआउट करेंगे ये लोग। बिल्कुल। मनस्थिति से आप क्या मतलब, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप थोड़ा ब्रीफ बता सकते हैं? मनस्थिति का मतलब ये कि जैसे आपको किसी लाइन में परस्यू करना है, लेकिन वहाँ पर कुछ फियर है, कुछ रिजिडिटी है, कुछ ईगोज हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, या कुछ ऐसे रूट चाइल्डहुड के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप डील ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपने नॉर्थ में फाउंटेन लगा दिया, लेकिन इशू कुछ और चल रहा है। मैं मेरी सर्विस में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैनेजर से नहीं बन रही, मैनेजर से इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मैं किसी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं चाहता। उसका कॉज निकल के आता है मेरे चाइल्डहुड में मेरे को मेरी बचपन की कोई भी चीज़ मेरी मन से नहीं करने दी गई, तो अब मुझे कोई कंट्रोल करता है तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे जब गुस्सा आता है तो मैनेजर पे चिल्ला देता हूँ तो वो जब प्रमोशन के टाइम पर मुझे मार्क्स नहीं दे पाता तो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम तो वहाँ से आ रही है, फाउंटेन लगाने से कैसे काम होगा, बताइए ना आप। करेक्ट। सो इट्स सो डीप, मतलब इतना डीप में आप लोग चीज़ें पढ़ाते हैं। आई थिंक किसी को नहीं पता है कि वास्तु एक्चुअली इन डेप्थ ऐसा है, प्रैक्टिकलिटी के साथ आता है। तो स्टूडेंट्स के लिए 5 कोई ऐसी मेजर टिप्स आप बता सकते हैं जो उनको याद रख के अपने डेली लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए? वास्तु सीखना चाहते हैं, मतलब आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसे मेंटर को ढूंढिए जो आपका हैंड होल्ड कर सके, आप पहले आपके वास्तु दोषों को खत्म कर सके और फिर आपको कंसल्टेंट बना सके। आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ने लगा दे सब पे, हर आने वाले कंसल्टेंट पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ने लगा पाए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आपने जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो लोग क्या करते हैं, ये नंबर आया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, उनके साथ भी नहीं हो रहा होगा, और जब नहीं होता तो वो इसको ठीक करने में लग रहे हो क्योंकि अप्रोच सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये चीज़ें सही हैं, वास्तु भी सही है, लेकिन आपकी अप्रोच कहाँ है। आपकी अप्रोच उस tariके से कि आप रेमेडी करने पे लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके लग्न में सैटर्न बैठा हुआ है तो वो आपको आलसी बना रहा है, मतलब आप कंफर्ट जोन से प्रेम करते हैं अपना, लेकिन आप तो चींटियों को आटा डाल रहे हैं, तो आपका काम चींटियाँ थोड़ी करेगी, नहीं कर पाएगी ना मैम। तो वो दिक्कत है बस। करेक्ट। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपने समझाया है। एंड फॉर द व्यूअर्स और जो स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली, क्योंकि इंटीरियर स्टूडेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वन वास्तु प्रिंसिपल जो सब जगह अप्लाई होता हो, घर हो, ऑफिस हो, इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो। साक्षी जी, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी एंट्रेंस है तो ये रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन तीनों वास्तु के हिसाब से गलत है और तीनों में एक समान रूप से लागू होती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या साउथ वेस्ट में टॉयलेट, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। अपने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि होटल्स में नॉर्थ ईस्ट में किचन होता है, जबकि घर में आपके नॉर्थ ईस्ट में किचन अलाउड नहीं है ना। तो और साथ ही अगर बात की जाए कि है ना, कुछ जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग है ना एच शेप में टावर भी बनाते हैं और उनकी बिल्डिंग्स भी टिल्टेड रहती है। तो कॉमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल वास्तु हैं, उनके प्रिंसिपल रेजिडेंशियल को मैच नहीं करते एज इट इज़। तो दोनों में फ़र्क भी है, तीनों में, सॉरी। ओके। सो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि बिल्डिंग टिल्टेड होती है, तो मुझे याद आई एक जगह, क्योंकि मुंबई में बोरीवली में बिल्डिंग है विच इज़ ऑफ मैकडॉनल्ड्स, और नीचे मैकडॉनल्ड्स है, ऊपर शायद कमर्शियल है। वो बिल्डिंग की बाहर से शेप टिल्टेड है, क्या उसमें कोई दोष होता है वो, या वो आर्किटेक्चरल एक्सटीरियर स्ट्रक्चर चलता है? मैम, है ना, इसमें ऐसा देखा जा सकता है कि वास्तु में स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ आपकी जो मैनेजर हैं या जो हेड्स होते हैं वहाँ पर, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइनमेंट को भी देखा जाता है, और इनका प्रोसेस टोटली अलग है, रेजिडेंशियल वास्तु से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर हम अलग तरीके से डील करते हैं। उनका विजन भी साथ में रखना होता है, उनकी मन स्थिति, डेट ऑफ बर्थ और आर्किटेक्चर को भी ध्यान में रखकर फिर उनको कंसल्टेशन दी जाती है। ओके।
आपके हिसाब से ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो न्यू अपकमिंग कंसल्टेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस? जो न्यू कंसल्टेंट होते हैं वो जनरली यूट्यूब मीडियाज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देखकर, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको सबको देखकर वही चीज़ें फॉलो करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कैंसर देता ही देता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने के बाद भी कैंसर नहीं है ना। आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं बट कैंसर होना ये यूनिवर्सल लॉ थोड़ी है। आप मैथ्स के फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी के फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं? हम लोग ह्यूमन क्या डमीज पैदा हुए हैं? भगवान ने हम लोगों को किस तरीके से जन्म दिया है कि पैदा हो और मर के आ जाओ, एक सर्टेन लाइफ पाथ ही फॉलो करना है। क्या हम लोग लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर सकते? क्या हम हमारा अपलिफ्टमेंट करने के लिए नहीं आए? क्या हम लोगों के लिए हायर गोल्स नहीं हो सकते लाइफ में? तो अगर एक ही पैटर्न से जीना है तो फिर आप और हम लोग यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? सही बात है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे जब खोलते हैं बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, क्विक रेमेडीज़ आप कह लीजिए कि अगर आपका पैसा चाहिए तो आप अपने पर्स में 6 इलायची 5 इलायची फलाने कपड़े के कलर में बांध के रखिए, ये नंबर हाथ पे लिख लीजिए। आई मीन ये सब का रेलेवेंस कहाँ से आया और क्या वो इतना रियली वर्केबल है ताकि लोगों को पता चले कि इस पे हमें फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रिलेवेंस रेमेडीज़ का अगर विदाउट मनस्थिति के या विदाउट साइकी के अगर दिया जाए तो वो हाफ हार्टेड सॉल्यूशन रहता है। रेमेडीज़ तब वर्क करती है जब आप सबकॉन्शियसली उसके साथ रिलेट कर पाते हैं। अगर आपने वर्किंग के साथ काम नहीं किया, रेमेडीज़ को, वास्तु को, डेट ऑफ बर्थ को अपने साथ जोड़ा नहीं, उनकी वजह से जो क्या दोष आ रहे हैं उस पर वर्किंग अगर नहीं की तो वो कभी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकते। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल भी देना चाहता हूँ कि जैसे मैं जब पहले जॉब करता था पब्लिक सेक्टर में, तो वहाँ पर ये था कि मुझे पता था कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन ये कह रहे हैं कि इस साल प्रमोशन हो जाएगा, तो पढ़ाई करके नहीं गया था, नहीं हुआ प्रमोशन। अगले साल भी योग थे, पढ़ाई करनी पड़ी, तभी हुआ प्रमोशन। तो करना ही पड़ता है ना, यू हैव टू, मतलब आपको करना पड़ेगा, उसका साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो जहाँ पर केवल रेमेडीज़ बेच रहे हैं तो वहाँ पर एक बिग नो होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए अपने नॉलेज के साथ, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल लेकर अकल्ट में काम नहीं किया जा सकता। करेक्ट। आई थिंक लोग मुझे लगता है वास्तु को बहुत गलत वे में देखने लग गए बिकॉज ऑफ द ट्रेंड की वास्तु का मतलब है सॉल्यूशंस। आप काम ना करो, कुछ रेमेडी करा दो, फलानी चीज़ लगा दो। ये चीज़ इसलिए आई ना क्योंकि खुद को काम नहीं करना पड़ रहा है। हमारे साथ भी हो जाता है कि जब उनको कंसल्टेशन देते तो वो रेमेडीज़ वाला पार्ट फॉलो कर लेते हैं, तो जब वर्किंग वाला पार्ट है वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत आती है क्योंकि सेल्फ पे काम करना है ना, सेल्फ पे काम करने में ही तो दिक्कत है। तो आदमी को तो इजी मनी चाहिए, इजी एफर्ट चाहिए, मेरा काम कोई दूसरा कर दे, तो वहाँ ये चीज़ें संभव नहीं है ना। और राइट एफर्ट्स पे आना पड़ता है, एफर्ट्स करेक्शन पे आना होता है ना। ये नहीं कि आपको पता ही, हर बंदे को पता होता है कि मेहनत करनी होती है या कर्म करने ही होते हैं। तो ये सब चीज़ें बोल के एस्ट्रोलॉजर भी अपनी इज्जत बचा लेते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी अपनी इज्जत बचा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या है जो वो खुद अपने इतना ज्ञान होने के बाद वो खुद अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये लोग कभी भी सेल्फ से स्टार्ट नहीं कर पाते, है ना। ये लोग कभी भी वास्तु को इस तरीके, इनकी अप्रोच गलत होती है। अप्रोच रेमेडियल अप्रोच होती है। आपकी अप्रोच कभी भी इस तरीके से नहीं रही है कि मुझे दोष किसकी वजह से लग रहे हैं, ये दोष का रूट कॉज क्या है। तो आप जब इन चीज़ों पे कभी नहीं कर पाएंगे तो आप, पहली बात तो ये कि आप एक रास्ते तक एक रास्ते तक जाएंगे, प्रमोशन के बेसिस पे हो सकता है लोगों को, कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना भी लिया हो, लेकिन आगे क्या, आगे भी तो हम ही लोगों से सीखने आ रहे हैं ना, यहीं पे तो सीखने आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे फुलफिलमेंट है ही नहीं, वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, आपको पता है नहीं। अगर ये हो रहा होता तो हम खुद ही कर लिए होते, ये सब करने की ज़रूरत कहाँ थी। सही बात। हमारी लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्हीं चीज़ों की वजह से हमें मेजर वास्तु दोष आ सकते हैं? पार्डन प्लीज। आई मीन कि जो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, वो किस रीज़न से आ जाती हैं, कि कौन सी चीज़ें जुड़ी है उससे कि हमारे लाइफ में मेजर वास्तु दोष क्रिएट हो जाते हैं? देखिए ना, लोशु ग्रिड में 9 नंबर्स होते हैं, है ना, लेकिन डेट ऑफ बर्थ में है ना मैक्सिमम 8 नंबर्स ही आ सकते हैं, उसमें भी कई बार रिपीटेशन हो सकता है। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट तो होती नहीं है ना। तो परफेक्ट नहीं है तो किसी डेट ऑफ बर्थ के नंबर आने के, है ना, और उसके मिस होने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं। जैसे कि अगर वुड एलिमेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, वुड एलिमेंट मीन्स 3 और 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो विजन मिसिंग है। लेकिन
ग्रोथ की हंगर तो आ ही सकती है वहाँ से, तो पॉजिटिविटी तो है वहाँ पर, लेकिन ग्रोथ में डिले भी हो रहा है। 7 नंबर आ रहे हैं तो विजडम आ रहा है, प्रैक्टिकलिटी आ रही है, डेप्थ नॉलेज आ रहा है, डेप्थ एनालिसिस आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ है ना आप अकेले रहते हैं, आप है ना सेल्फ एनालिटिक पर्सनालिटी हो गए। दूसरा, अगर आपको जज भी कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप किसी तीसरे पर्सन का ओपिनियन ही नहीं लेना चाहते। कोई लोग आकर तो 7 नंबर पे सीधा ये बोल देते हैं कि इनका डाइवोर्स ही हो जाएगा, है ना। तो ऐसा है नहीं, सब लोगों की मैरिज बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वी शुड बी सेफ कि सब कुछ बढ़िया है। वास्तु और सारी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है, बट आप ठीक कर सकते हो इन अ राइट वे। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि धरती पे मनुष्य भगवान ने भेजा है तो एक सर्टेन पाथ थोड़ी फॉलो करेगा। पैदा हो गया तो कुंडली के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो हम जी क्यों रहे हैं फिर? लाइफ में यही सब होना है, यही टाइम पे होना है, यही सब चीज़ें होगी, तो फिर मैं क्यों जी रहा हूँ? मेरा डिसीजन कहाँ है? करेक्ट। तो भगवान ने डमी बना के थोड़ी भेजा है हम लोगों को, और लोग क्या प्रोपोगेट कर रहे हैं, और हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए ना कि कैसे हम लोग अपने आप को उठा सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल फील्ड हो, आज इंटीरियर्स की हो, आर्किटेक्चरल हो, वास्तु भी एक प्रोफेशनल फील्ड है, लेकिन लोग वहाँ तो 2 3 4 साल लगाते पढ़ने में। बट आई हैव सीन पीपल आर सेलिंग वर्कशॉप्स, 4 days वर्कशॉप जस्ट फॉर 99 रुपीज़, एंड पीपल अपने नाम के आगे आचार्य लगा रहे हैं और प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो क्या वो एक्चुअली उतने नॉलेजेबल हो जाते हैं? मैम है ना, देखिए ना, 4 दिन की वर्कशॉप में आप एक दिन में भी है ना 8 घंटे में रेमेडीज तो सीख लेंगी, पर उससे होगा क्या? वो लोग भी रेमेडीज बेच बेच के आपको बेवकूफ़ बना के और स्पेशल तरीके से बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। सीधी बात तो ये है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए कि मतलब अगर फिक्स फार्मूला ही यूज़ करना है तो फिर कैसे चलेगी बात? कैसे चल पाएगी? करेक्ट। अगर आचार्य लगाने की भी बात की जाए, जैसे कि स्वघोषित आचार्य बन के बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, तो आचार्य की जो पदवी होती थी वो आपको आपके गुरु देते थे, है ना। और आचार्य का मतलब ये होता था कि आप जो कह रहे हैं आप उसको फॉलो करते हैं, है ना, आप उस पाथ पे चलते हैं, मतलब आप उतने डिग्निफाइड है ना। तो कितनी रेमेडीज से कितनों के काम हो गए, जो आचार्य लग गया नाम के आगे, है ना। और गुरु की वजह से मिलता था नाम, और ऐसी कोई डिग्री नहीं है इंडिया में जो है ना वास्तु कंसल्टेंट को आचार्य की उपाधि दे रहा हूँ, है ना। तो लोग अपना प्रोपोगेंडा फैलाते रहेंगे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। आपको कहाँ जाना है, किन लोगों के पास जाना है, किन लोगों से सीख सकते हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसी के लिए ये है। तो आपको क्या लगता है, एक ऐसी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कंसल्टेंट में खुद की लर्निंग के लिए? नॉट बिकॉज आप कंसल्टेशन देना चाह रहे हैं या पैसा कमाना चाह रहे हैं, बट आपकी खुद की लर्निंग के लिए, ताकि आप एक राइट वे में, राइट अप्रोच में अपने क्लाइंट्स को राइट रिजल्ट दे सके, ना कि गुमराह करें। देखिए ना, मतलब जो वास्तु कंसल्टेशन है वो ध्यान के बिना है ना और साइकी के बिना उतना ही ज़्यादा हाफ हार्टेड है जितना कि आप ये माने कि मतलब आपका हाफ बॉडी पोर्शन। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज़ को ब्रॉडर व्यू में लेकर जाते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप रेमेडीज़ तो केवल 4 दिन में सीख सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 25% आपके मेंटर का रोल होता है आपको सिखाने में, 25% आपका सेल्फ एनालिसिस होता है, 25% आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, और 25% आपका इंट्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप एफर्ट नहीं डालेंगे, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को नहीं लेके जाएंगे, तब तक आप नॉलेज गेन ही नहीं कर पाएंगे, विजडम को गेन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस से आता है ना। पढ़ी हुई चीज़ें तो कोई भी बोल देगा, लेकिन क्या है, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का तो फिर आपको कोई भटका नहीं पाएगा। करेक्ट। तो कंसल्टेंट्स में ना बहुत सारे फियर होते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हैं, इमेज फियर होता है, वीडियो में बोल नहीं पाते, लॉन्ग वीडियोस, क्योंकि जो वास्तु है इट्स इज ऑल अबाउट एक्सप्लेनेशन। सो वहाँ पे उनकी ये बैरियर्स आते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये दिक्कत जो है, कुछ उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि ये क्यों होता है और वो किस वजह से लैक कर रहे हैं इन चीज़ों में? देखिए ना, क्योंकि जिन लोगों के पास वो सीख रहे हैं उन्होंने हैंड होल्डिंग उन लोगों की उसी तरह की है कि 4 दिन की क्लास सीखे उसको 4 महीने तक एक्सटेंड कर दिया। आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप मैग्नेट्स को देखिए, यहाँ पर है ना, आप केस स्टडीज़ पर भी काम करते हैं, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिकल स्टडीज़ भी कर रहे हैं, आप समाज में भी बाहर निकल के बोल रहे हैं, आप खुद के दोषों पर भी काम कर रहे हैं सामने वाले को कंसल्टेशन देने से पहले, तब आप रियल मायने में कंसल्टेंट बन पाते हैं। तो अगर खुद का जो बेस है वही ठीक नहीं है तो आप कैसे कंसल्टेंट बन पाएंगे? तो राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है।
तो इतने फियर होने के बाद भी वो कैसे दूसरे क्लाइंट्स जो है या दूसरे लोग के हैंडल कर लेते केसेस? केसेस हैंडल करने का ये कि फिर लास्ट में जो रिजल्टेंट होता है शायद वो इस तरीके का होता है आपका कि उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है और या फिर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा तो मिल गया, है ना। लेकिन ये कि अगर रिजेक्शन है, आपने काम ढंग से नहीं किया तो रिजल्ट आएंगे ही नहीं, और अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में लैकिंग है। तो आप उस चीज़ को ठीक करिए, प्रोसेस को ठीक करिए। मैग्नेट्स में बहुत सारे लोग ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो बाहर से सीख के आ चुके हैं और फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उन लोगों को पता है कि यहाँ पर वो चीज़ मिल सकती है जो लोगों की वाकई में हेल्प कर सके। Correct. As it is said, world's costliest training program. बिल्कुल। So what is this special about it कि जो आप difference बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, that is कि you work on practicality, including वास्तु दोष, date of birth दोष, आप client के ऊपर काम करते हैं, correct? बिल्कुल। Okay. So बहुत सारे कंसल्टेंट्स को ये भी होती है दिक्कत कि शुरुआत में उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं या एकदम से आप नए हैं तो कैसे कोई आप पे विश्वास करेगा। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्रेडिबिलिटी जो है साक्षी जी, वो नॉलेज से बढ़ती है ना। नॉलेज जब ट्रस्ट पे आता है तब आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, आप रेगुलर अपने आप को प्रमोट करिए और रियल ग्राउंड के बेसिस पे लोगों की हेल्प करिए, अपने आप आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। बिकॉज मैग्नेट्स ने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को कंसल्टेशन दी है ना। तो वो किसी बेसिस पर दी है, लोग हम लोगों को प्रिफर करें किसी बेसिस पर करें। राइट। तो क्या कंसल्टेंट को अपनी नीश चूज करनी चाहिए या दे शुड डू एवरीथिंग लाइक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु, डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस? ये पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट ये है कि मार्केट में ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल वास्तु चिल्लाते रहते हैं, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को एज ए नीचे चूज करना चाहिए, है ना। बिकॉज वहाँ पर फिर आप लोगों की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। क्या यही रीजन है आपने भी इंडस्ट्रियल कमर्शियल किया है? नहीं, या कुछ पर्सनल रीजन है? नहीं, मैं डेफिनेटली, मेरा ये रीज़न है कि मैं अकल्ट को लेके है ना बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे चीज़ें सीखनी है और अच्छे लेवल पर सीखनी है। इसी वजह से भारत सर से कोर्स किए हैं। ओके, लवली, दैट्स अमेजिंग। सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, और क्योंकि आप कई बार होते इतना सेल्फ डाउट होता है, आप खुद को रिजेक्ट करते, नहीं अभी हम रेडी नहीं है, अभी हम अच्छे नहीं लग रहे, हमारा आउटफिट अच्छा नहीं लग रहा, अभी बॉडी अच्छी नहीं है। तो क्या वो चीज़ें कैसे हम गेन कर सकते हैं वापस? कोई एक तरीका है या उसके लिए, या कोई एक प्रैक्टिस होती है जिससे आप उस चीज़ को गेन कर सकें? पहले तो ये बताना चाहूँगा कि दोषास किस प्रकार से क्रिएट होते हैं। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, तो 5 नंबर मिसिंग है तो कॉन्फिडेंस मिसिंग होने के चांसेस रहते हैं, या आप अपने आप को चेंज करने में परेशानी महसूस कर सकते हैं। तो अब इस केस में ऐसा है कि जो कॉन्फिडेंस लूज है ये कहीं और से भी आ सकता है, इसका रीज़न कहीं वर्ल्ड में कहीं और भी छुपा हो सकता है, जिसमें केवल 5 नंबर की आप रेमेडी कर देंगे तो उससे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जैसे कि आपने 5 नंबर के बारे में सोचा, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कोई बच्चा हो सकता है जिसको पेरेंट्स ने बार बार टोका हो, बार बार उसको परेशान किया हो, बार बार उसको बोलो कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो जब ठीक नहीं कर रहे हो तो बच्चा जब इतनी बार इस तरह के एनवायरनमेंट में पैदा हुआ तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, वो चीज़ें इस प्रकार से चूज़ करके आता है, बच्चा इस प्रकार से चूज़ करके आता है और एक सर्टेन टाइम पर जाकर उससे ऊपर उठना होता है, जिस पार्ट को बहुत सारे कंसल्टेंट रेमेडी देके छुपा देते हैं और आदमी की ग्रोथ के साथ एक सेक्रीफाइस कर लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आपको उसको, जैसे रिजिडिटी आ गई किसी स्टूडेंट के अंदर कि मेरे को मेरा मेंटर इस तरीके से बोल रहा है लेकिन मैं इसी तरीके से कन्वे करूँगा। किसी के 438 डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो वो इजी मनी चाह सकता है या एफर्ट जिनमें झिक ना हो वो कभी नहीं करेगा। तो हमारे जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमारी एक मित्र स्टूडेंट थे, वो उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। अब वो केवल बड़े क्लाइंट्स ही डील करते थे, बिकॉज छोटे क्लाइंट्स के साथ उनको दिक्कत ये होती थी कि वो झिक बहुत करते थे, तो वो छोटे क्लाइंट्स के साथ बिजनेस करना ही छोड़ दिया। तो एक सीजन और एक सेगमेंट बिल्कुल उनका उस टाइम के लिए छूट गया। हालांकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 438 मिसिंग है, तो ये उस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, पर रूट कॉज कहाँ से था? रूट कॉज तो यहाँ से आ रहा था कि उन्होंने बचपन से देखा हुआ था कि अगर लॉफुल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो या ना लोगों के साथ ज़्यादा झगड़े में पड़ रहे हो तो आपके साथ दिक्कत होती है। तो अब ये सारी चीज़ें जब उनके साथ डीलिंग करने की, तो वो अपना स्मॉल सेगमेंट में भी अपना बिजनेस निकालने लगे, ऑफ सीजन में भी उनको सेल्स मिलने लगी। तो जो चीज़ें जहाँ पर ठीक की जा सकती वहीं से ठीक होती है ना। तो ये डेट ऑफ बर्थ और वास्तु आपके एक ब्लूप्रिंट है जो आप
आपके बारे में, एक पर्सनालिटी के बारे में एक इंडिकेशन देते हैं। तो मैं कोई भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ जो आपको देखते ही बता दूंगा कि है ना ये सब होने वाला है आपके सही साथ। बात बिकॉज ह्यूमंस है ना, भगवान ने पैदा किया हम लोगों को हम लोग डिसीजन ले सकते हैं ना, वी हैव पावर टू चूज, है ना, हम लोग चूज कर सकते हैं। आपने कपड़े पहने, आपने ये कपड़े क्यों पहने, बिकॉज यू हैव पावर टू चूज, है ना। तो लाइफ पाथ भी हम लोग चूज कर सकते हैं। तो इतने डमी पैदा नहीं हुए, भगवान ने इतना डमी पैदा नहीं किया है कि एक सर्टेन लाइफ पाथ को फॉलो करना है। करेक्ट। तो ग्रोथ के लिए फॉर कंसल्टेंट्स ऐसी क्या है डेली रूटीन में वो करें ताकि वो एक कंसिस्टेंसी पे आ सके? एनीथिंग जो उनके हैबिट में इंक्लूड होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे अपने आप को प्रमोट करना, प्रैक्टिकल वे में है ना साइट्स पे डील करना, और रेगुलर है ना एक्सप्लोर करना चीज़ों को। बिकॉज है ना भारत सर ये एक बात कहते थे कि रियल नॉलेज है ना पढ़ के नहीं मिलता है ना, आपको कमाना पड़ता है ना। तो हर बंदे का अपना नॉलेज जो है, उसका लेवल जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो एक उसके एक्सपीरियंस से आ रहा है, उसकी जो विजिट्स वगैरह है उनसे आ रहा है, और उसकी एक अपनी लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल से आ रहा है कि उसका बुद्धि कितनी काम कर रही है उस लेवल पे। तो आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, रटने से काम नहीं होता। क्योंकि है ना सत्य वो ये जो एक्सपीरियंस किया हुआ है। आप, मैं फिर कहूँगा कि अगर आपने पढ़ी हुई चीज़ें तो वहाँ पर आपको कोई अटका देगा, क्योंकि तर्क देने वाला आपसे अच्छा भी हो सकता है। तो अच्छा तर्क देने वाला आगे तो वहाँ आप झूठे पड़ जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है किसी चीज़ का, तो आप उसको 10 बार भी यही बोलेंगे, तू ही गलत है भाई। हाँ। तू ही गलत है भाई। करेक्ट। बिल्कुल। कमिंग बैक टू फ्रॉम कंसल्टेंट्स टू हमारा घर फिर से, तो क्या फर्नीचर का रॉन्ग प्लेसमेंट घर के वास्तु दोष को क्रिएट करता है? फर्नीचर अगर हैवी नहीं है तो उसका रॉन्ग प्लेसमेंट कभी भी इतना इम्पैक्ट नहीं करता है। बिकॉज आप जिस डायरेक्शन में फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं उस डायरेक्शन के कलर को अगर आप यूज़ कर लें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। फर्नीचर की वजह से कोई ऐसा स्पेशल, हाँ, कोई स्पेसिफिक रिटन लिटरेचर में भी ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल है? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसका बैलेंस घर में कैसे चेक करें? 5 एलिमेंट्स का बैलेंस आप, जैसे फायर एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रहा है, तो आपका फायर एलिमेंट ठीक हो गया। जो आपका वुड एलिमेंट है, वहाँ पर आपने ओपन स्पेस रखा हुआ है, कॉस्मिक एनर्जी एंटर हो रही है वहाँ से, वहाँ पर डिगिंग वगैरह है, वो लाइट है आपके कंपेयर टू ना साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट के, तो आपका है ना वुड एलिमेंट ठीक हो गया। अर्थ एलिमेंट अगर आपका हैवियर है तो आपका अर्थ एलिमेंट ठीक हो गया। इस तरीके से मेटल एलिमेंट है, तो मेटल एलिमेंट में आपके है ना जैसे गेस्ट रूम वगैरह बने हुए हैं तो वो वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो गई। तो इस तरीके से देखा जा सकता है। सो क्या 5 एलिमेंट्स जो हैं उनके कोई स्पेसिफिक कलर होते हैं, और वो हम घर में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर आप एक ब्रीफ दे सके? एलिमेंट्स स्पेसिफिक डायरेक्शन के ही होते हैं, और एलिमेंट्स की जैसे अगर बात की जाए तो ईस्ट डायरेक्शन से जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट वुड एलिमेंट होता है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट भी वुड एलिमेंट ही होता है। यहाँ पर ब्राउन या ग्रीन कलर अगर हम लोग करते हैं तो ये इस वुड एलिमेंट की एनर्जी को इंटेंसिफाई करते हैं, या उसको बैलेंस करते हैं, उसको बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। या फिर हम लोग सॉफ्ट लैंड प्लांट्स की यूज़ करते हैं, इंडोर प्लांट अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो ये वुड एलिमेंट की, यहाँ पे वुड एलिमेंट को बूस्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए साउथ की, साउथ में आपका जो है वो फायर एलिमेंट आता है, यहाँ पर आप रेड या ऑरेंज कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका अर्थ एलिमेंट आता है, साउथ वेस्ट जिसकी बात करें तो यहाँ पे येलो कलर, सैंडी या बीच कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं जहाँ पे मेटल एलिमेंट आता है, यहाँ पर वाइट या ग्रे कलर का यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर हम लोग इस कलर का यूज़ कर सकते हैं, तो ये इस डायरेक्शन को अच्छा बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। इसके साथ ही अगर नॉर्थ डायरेक्शन की बात करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लू या ब्लैक कलर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके। गेटिंग बैक टू माई पर्सनल फेवरेट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ सनसेट होता है। बट वेस्ट को पावरफुल कैसे बनाएं? वेस्ट को आप इस तरीके से पावरफुल बना सकते हैं, यहाँ जो डोमिनेंस है वो मेटल एलिमेंट का रहता है। आप विंड चेन्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो जब भी हवा आएगी तो उसकी जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। मेटल स्टैचूज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वाइट या ग्रे कलर के, लाइट ग्रे कलर के हम लोग कर्टेंस, रग्स, है ना, बेडशीट्स वगैरह हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मतलब जो मार्बल की स्टैचूज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो मार्बल है वो मेटल एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पर आएगा तो इसको बूस्ट ही करेगा। इसके साथ ही साथ रेड या ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके पेरेंट एलिमेंट का कलर है। तो पेरेंट एलिमेंट का कलर अगर आप जो उसकी प्रोजेनी है उसमें यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहता है। आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हैं क्विकली कि पेरेंट एलिमेंट में क्या आते हैं, कौन कौन से होंगे?
जैसे अपन इसमें क्या है, प्रोडक्शन साइकिल देखते हैं एलिमेंट्स की, है ना, कि जैसे आप वुड एलिमेंट है, वुड एलिमेंट से फायर एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, फायर एलिमेंट से अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, अर्थ एलिमेंट से आपका मेटल एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, मेटल से वाटर, और वाटर से वापस फिर वुड एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक साइकिल है। तो इस जो एलिमेंट है उससे पहले जो एलिमेंट आ रहा है, जो उसको बना रहा है, वो उसका पेरेंट एलिमेंट हो गया। तो पेरेंट एलिमेंट जो उसकी प्रोजेनी एलिमेंट है उसमें जा सकता है और वहाँ उसको बूस्ट करता है ना। लेकिन जो प्रोजेनी एलिमेंट है वो पेरेंट एलिमेंट में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। ओके। इस डायरेक्शन में जो अक्सर लोग गलतियां करते हैं उसको सही कैसे कर सकते हैं, और क्या कौन कौन सी ये गलतियां होती हैं? ईस्ट डायरेक्शन आपका हेल्थ कनेक्शन, ग्रोथ, वाइटलिटी, लिक्विडिटी, इन सब की डायरेक्शन है। तो ईस्ट डायरेक्शन में जैसे दोष आपके, इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि वहाँ पर डिगिंग कर दो, उसको थोड़ा लाइट रखो, वहाँ पर जितना सूर्य का प्रकाश आ सके उतना अच्छा, जितना एयर अंदर आ सके उतना अच्छा। अब दोष कहाँ से क्रिएट होंगे? ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ गया आपका, ईस्ट डायरेक्शन में आपकी ना सीढ़ियाँ बनाई हुई है, ईस्ट डायरेक्शन को आपने हैवी कर दिया, तो ये सारे वहाँ पर दोष क्रिएट करते हैं। तो एक तो यही रेमेडी है कि ईस्ट डायरेक्शन को बूस्ट कर दिया जाए, फेंगशुई के द्वारा जो एलिमेंट्स, जो कलर एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा बूस्ट कर दिया जाए। आप हेल्दी प्लांट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। स्टेयर्स अगर यहाँ पे बनाना कंपलसरी हो रहा है तो आप वुडन स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं जिनके बीच में गैप रहता है ना। और इसके साथ ही आप साथ ही साथ ना साउथ वेस्ट को हैवी कर दीजिए। तो बेसिक प्रिंसिपल वास्तु का ये भी आता है कि एंटी एलिमेंट जो है किसी एलिमेंट का, अगर उसकी एनर्जी को बैलेंस कर दिया जाए सामने वाले के कंपेयर में, तो वहाँ पर भी वास्तु दोष का निवारण हो जाता है। तो जैसे अगर आपका ईस्ट में हैवीनेस है तो आप साउथ वेस्ट को और हैवी कर दीजिए, या फिर ईस्ट में डिगिंग कर दीजिए, तो वाइस वर्सा। क्योंकि नॉर्मली जो आपने स्टेयरकेस की बात करी, हम स्टेयरकेस पहले एक्सटीरियर्स में देखते थे, मॉल्स में, कमर्शियल प्लेस में, वहाँ पे अंदर घरों में लग्जरी लाइफस्टाइल के चक्कर में आया है, या इट इज़ राइट थ्रू वास्तु? यू लेट मी नो कि क्या ये पॉसिबल है घर में जो लोग बनाते हैं स्टेयर्स, उसके कोई वास्तु दोष नहीं है या मेजर होते हैं? स्टेयर केस के बिल्कुल है ना मेजर वास्तु दोष होते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको पहले बताया कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपकी स्टेयर्स आ रही हैं, ईस्ट डायरेक्शन में स्टेयर्स आ रही हैं, नॉर्थ में स्टेयर्स आ रही हैं, तो ये आपकी मनी ब्लॉकेजेस का कारण बन सकती है। रीज़न बीइंग कि है ना स्टेयर्स जो है वो हैवी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में बन रही है तब तक ओके है, बट अगर इन जो लाइट ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में अगर आती है तो वो वहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, मनी को लेकर स्पेशली। ओके। क्या साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होती है, या उसे सही तरीके से यूज़ करें तो बेनिफिट भी हो सकता है? नहीं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी है ना बहुत स्टेबिलिटी वाली डायरेक्शन है। आपकी लाइफ में मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी रिलेशनशिप को निर्धारित करती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसके स्वामी ग्रह राहु हैं, तो अब जो वास्तु पुरुष है उसके पैर हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, है ना। तो अगर आपके पैर ही ठीक नहीं है तो आप लाइफ में कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो एक क्रिटिकल डायरेक्शन में आती है तो यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो ऑथोरिटी की डायरेक्शन भी है ना, पावर की डायरेक्शन है। तो अगर आप साउथ वेस्ट में आपका घर में बेडरूम है तो घर में आपकी चलेगी, साउथ वेस्ट में आपका कैबिन है तो बिजनेस में आपकी चलेगी। तो साउथ वेस्ट इसलिए ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्रिटिकल डायरेक्शन भी है। तो जिसको अपने घर में चलानी है वो साउथ वेस्ट को यूज़ कर ले इसमें ओके। नहीं, ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि जैसे बच्चों को अगर आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम दे दिया तो वो जिद्दी हो जाएंगे, है ना। तो छोटे बच्चों को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम नहीं दिया जाता, है ना। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी है कि आपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में बेडरूम लिया हुआ है तो घर में नहीं चल रही है फिर, है ना। जिसकी जो रह रहा है फिर वो फिर या तो है ना फिर रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। पर आजकल तो बड़े बच्चे भी जिद्दी है, उनको भी साउथ वेस्ट नहीं देते बेटर है, क्योंकि आजकल इतनी इंडिपेंडेंट लाइफ हो गई है। होता क्या है ना कि एक लाइफ होती है आपकी, है ना। आप एक सर्टेन टाइम तक चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहेंगे और सर्टेन टाइम बाद आपको छोड़ भी देना चाहिए, है ना। तो जो कमाऊ पूत जिसको कहते हैं, मतलब जो अर्निंग जो आपका अर्निंग सन है, एल्डर सन है ना, उसको आपको साउथ वेस्ट में रूम देना चाहिए। बिल्कुल। सो आई थिंक वो फैमिली को बैलेंस बनाना आना चाहिए, वो जनरेशन गैप को लेके कि कब आपको छोड़ना है और कब नहीं। तो अदरवाइज ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज नॉट कि वास्तु की वजह से ही। हाँ बिल्कुल, क्योंकि है ना जब आप फाइनेंशियली आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहा लेकिन फिर भी आप अपना चलाना चाह रहे तो वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जहाँ फैमिली में होती है वहाँ चीज़ें ठीक होती है। करेक्ट। तो कमिंग बैक टू, क्योंकि आपने अगेन वास्तु के साथ प्रैक्टिकलिटी बताई है, आपने मेंशन ध्यान का किया था, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंसल्टेंट्स टू प्रैक्टिस दैट? इस बात को मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि
अगर कंसल्टेंट को कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो किसके पास जाएगा? है ना? तो ध्यान वो प्रोसेस है जो आपको उस स्टेट पे लेके जाता है जहाँ पे आपको मेंटल अवेयरनेस आती है कि हाँ मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक सर्टेन स्टेज पे जाके आपको भी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है ना, तब आप कहाँ जाएंगे? तो ध्यान वो प्रोसेस है जहाँ पे सेल्फ से निकल के आंसर आते हैं, है ना? और ध्यान वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी जहाँ पे आप जो सर्टेन आपके इश्यूज चल रहे हैं उसको आप नेगलेक्ट कर दो और उस जोन से बाहर आ जाओ, बिकॉज आपने वहाँ पर उस चीज़ को तो डील किया ही नहीं, आप उस जोन से बस बाहर आ गए, है ना? तो जब आपने उस चीज़ को डील नहीं किया तो उससे रिलेटेड आगे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए, वहाँ पे ग्रोथ भी नहीं हुई, वहाँ पे हिंड्रेंस आ गई आपके लिए, है ना? तो चीज़ों को डील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय कि लेट गो करने के, है ना? तो ध्यान के प्रोसेस भी अलग अलग होते हैं, बट लेट गो करने के बजाय डील करना वो एक बेटर ऑप्शन है ना? लेट गो में आप कभी भी अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आप अपना माइंडसेट बढ़ा नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ध्यान के बिना वास्तु सीखना इनकम्प्लीट प्रोसेस है? हाँ बिल्कुल इनकम्प्लीट प्रोसेस है ना, मैंने आपको बताया कि है ना, अगर आप ध्यान वाले प्रोसेस पे नहीं आते हैं तो आप कभी ये फील नहीं कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो उसका रूट कॉज क्या है। अगर आप उस रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे तो उस पेन को कभी हील नहीं कर पाएंगे, और जब हील ही नहीं होगा तो है ना, आप उस चीज़ से कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके तो आप जैसे बहुत बार आपने मेंशन किया वीकली गोल्स, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, तो ये क्या है और ये क्या क्यों ज़रूरी है इतना वीकली गोल्स करना? ये सर्टेनली आप जैसे कोई गोल अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वीकली गोल का मतलब ये कि आप वीक में उसकी कितनी प्रोग्रेस कर पाए, है ना? आप वीक में कितना प्रोग्रेस कर पाए। तो जब कंसल्टेशन देते भी हैं तो एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट रहता है कि मैंने बताया भी है जैसे कि लोग इजी वे में जो इजी वर्क होते हैं वो पहले कर लेते हैं, बट जो एफर्ट्स करने होते हैं, खुद पे वर्क करने होते हैं, आपको अपनी ग्रोथ देखनी होती है और उसके रीजंस फाइंड आउट करने होते हैं, वो नहीं हो पाते, है ना? लोगों को तो ये लगता है कि ना वीकली गोल्स, हाँ तो ये तो ठीक है, लेकिन राइट एफर्ट्स करेक्शन कौन करेगा? यहीं पे तो कंसल्टेशन का रोल आ रहा है ना, है ना? आपको सबको पता है कि है ना आपको अपना रिव्यू करना चाहिए, करता कौन है? और रिव्यू भी राइट प्रोसेस में कहाँ कर रहे हो और किसकी वजह से अटके हो? जैसे मैंने आपको स्टूडेंट के बारे में बताया था कि उन्होंने कहा था कि खिचखिच नहीं करनी है, इतना चल रहा है उतना बहुत है, बट वो बंदा है ना वहाँ पर किसी और व्यक्ति को भी रख सकता था खिचखिच करने के लिए, आपको सारी चीज़ें डील करने की ज़रूरत कहाँ है? लेकिन ये किसने बताया? यहाँ पे तो कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप लाइफ में गलती क्या कर रहे हैं, यहीं से तो पता चलता है। रिजिडिटी कहाँ पर हैवी हो रही है, ईगो कहाँ पे हैवी हो रहा है, कहाँ पे आप समर्पण नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को नहीं ले पा रहे, ये चीज़ें मैटर करती है। करेक्ट। जैसे आपने वो स्टूडेंट की बात बताई, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि प्रायोरिटी सेट करना क्या वो भी एक वास्तु दोष है और उसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं? डेफिनेटली है ना, प्रायोरिटी सेट करना एक वास्तु दोष ही है। अगर आपके घर में है ना स्कैटर्ड एनर्जी है, आप मैसी टाइप का आपका घर रहता है, तो आप कभी फोकस हो ही नहीं सकते। तो जब आप फोकस नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली गोल भी अचीव नहीं होगा और आपको लाइफ को लेके आपकी कभी प्रायोरिटी सेट नहीं हो पाएगी। नॉर्थ ईस्ट में दोष हो सकते हैं जिसका रिजल्टेंट ये होगा। करेक्ट। सो क्या आपने जैसे स्कैटर्ड घर के बारे में बताया, तो क्या बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए पूरे घर के एरिया में, जो स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए, नो मैटर आपको कितना ही काम है, नो मैटर क्या कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये चीज़ को डिफेंड करते हैं कि मैं स्कैटर्ड नहीं हूँ, मैं रख नहीं सकता भी क्योंकि मुझे इतना काम करना है, कोई मुझे चाहिए ये काम करने के लिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम यू हैव समबडी टू डू इट। हाँ ये ठीक है, हर पार्टिकल, हर वस्तु का अपना एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है ना? अगर आप उसको मैसी फॉर्म में रखेंगे तो उससे जो निकलने वाली वाइब्रेशन है वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, है ना? मैसी चीज़ों के बीच में आप कभी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एनवायरनमेंट ही उस तरह का नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे खंडर है और एक 5 स्टार होटल है, पढ़ तो आप ही रहे हो, खंडर में भी पढ़ रहे हो और 5 स्टार में भी पढ़ रहे हो, क्या फ़र्क पड़ गया? सराउंडिंग का फ़र्क पड़ गया। बार बार आपको है ना सराउंडिंग से लड़ने की दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती है। मैं केवल रेमेडीज़ के लिए नहीं बोल रहा और केवल डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस के लिए भी नहीं बोल रहा, तीनों चीज़ें एक साथ चलती है, तीनों चीज़ें हाथों में हाथ मिला के चलती है, तभी जाके किसी के फाइनल हेल्प हम लोग कर सकते हैं या सही किसी पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पे आ सकते हैं हम लोग। करेक्ट। तो क्या आपके हिसाब से बिजनेस फेलियर्स सबके सबसे बड़े कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं? मतलब क्या इश्यूज हैं ऐसे जो रीजंस है जो वो बिजनेस फेलियर्स कंटिन्यू देखते हैं, उनके हिसाब से मेहनत भी कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो हर चीज़ कर रहे हैं, बट वो है उनके अंदर? अगर रिजल्टेंट आपका सही नहीं है मतलब प्रोसेस में आपकी दिक्कत है। ओके। है ना? आप अगर प्रोसेस, तो वो कौन बताएगा? ये कंसल्टेशन ही तो बता पाएगी आपको। एफर्ट्स करेक्शन इन राइट वे, है ना? और स्ट्रक्चरल करेक्शन अलॉन्ग विद ना डेट ऑफ बर्थ,
है ना। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी समझने में कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज़ के लिए थोड़ा गलत है ना, उसको करेक्ट करिए। Correct, तो correct. वहाँ पर आप इम्प्रूव करेंगे, ग्रोथ करेंगे और फर्स्ट डे से करेंगे। ओके बिल्कुल। ओके, आपके पास जो इतने रिच क्लाइंट्स आते हैं, आप उनके लिए क्या डिफरेंट करते हैं वास्तु में, जो वो आज इतने रिच हैं? साक्षी जी, है ना, मैग्नेट्स में जैसा आपको पता है कि हम लोग केवल रेमेडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते, उन लोगों को हमारा प्रोसेस पता है ना। और बड़े लोगों के साथ ये रहता है कि उन लोगों को भी, है ना, अपना जो एक स्टेटस है उसको हमेशा मेंटेन रखना होता है। और जो लोग 50-60 लाख रुपए, है ना, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए रेडी हैं, उन लोगों को फिर मतलब, है ना, वो सब कुछ करवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनकी इमेज भी मेंटेन रहे और उनकी जो आइडेंटिटी है उसको हिडन रखते हुए वो सारी चीज़ें और उनकी साइकी और वर्किंग और मनस्थिति पे काम करके हम लोग उनके साथ काम कर पाते हैं। और तभी जब रिजल्ट आते हैं तभी वो लोग हम लोगों को वापस अप्रोच करते हैं या रेफरेंसेस मिलते हैं हम लोगों को। करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच अभिषेक जी, जो हैव गिवन अस लॉट ऑफ नॉलेज। और ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, या जो न्यू वास्तु कंसल्टेंट है या जो प्रैक्टिसिंग वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उनको भी बहुत डीप नॉलेज मिली है, राइट गाइडेंस मिली है कि किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए और कैसे। बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में दिवाली को बहुत महत्व दिया गया है, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस ऑन दिवाली। बिल्कुल। सो दिवाली में रंगोली बनाने को बहुत शुभ माना जाता है, महालक्ष्मी की कृपा बताई जाती है उसमें। जो घर की फीमेल्स होती हैं वो घर के बाहर, चौखट के बाहर रंगोलीज बनाती हैं, तो उसकी भी कोई डायरेक्शंस होती हैं या कलर कॉम्बिनेशन, कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक होता है जो ध्यान में रखना चाहिए? रंगोली किसी भी डायरेक्शन में बनाना बहुत शुभ होता है, बट वास्तु का अगर आप एंगल लें तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप रंगोली बना रहे हैं, जैसे आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रंगोली बना रहे हैं, तो आप, है ना, ब्लू कलर के फ्लावर्स ले सकते हैं, वहाँ पर एक बीच में एक वाटर बाउल रख सकते हैं। आप ईस्ट डायरेक्शन में बना रहे हैं तो कुछ उसका एक ग्रीनिश लुक हो सकता है। रंगोली अपने आप में, है ना, प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है, तो सारे डायरेक्शंस में आप रंगोली बना सकते हैं। साउथ वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आप रंगोली बना सकते हैं। पहले के टाइम में रंगोली इसलिए बनाई जाती थी, हर फेस्टिवल पे रंगोली बनाई जाती थी, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर रंगोली की वजह से, एक फ्रिक्शन की वजह से घर के अंदर नहीं आ पाते थे। तो इसलिए रंगोली का बहुत बड़ा महत्व था और ये प्रॉस्पेरिटी को भी डिनोट करता है। तो जैसे आप ईस्ट डायरेक्शन है तो वहाँ पे रेक्टेंगल शेप की आप, है ना, रंगोली बना सकते हैं, बिकॉज, है ना, जो वुड एलिमेंट है उसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगल शेप होती है। आप मेटल है वहाँ पर राउंड शेप में रंगोली बना सकते हैं। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन है अगर आपकी, तो वहाँ पर आप, है ना, स्क्वायर शेप में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग रंगोली बना सकते हैं और रंगोली अपने आप में अच्छी होती है, प्रॉस्पेरिटी को लेकर आने वाली होती है और उससे एक हैप्पीनेस वाला एनवायरनमेंट आता है, एक वाइटलिटी आती है, वहाँ की एनर्जी बढ़ती है। तो रंगोली को हम लोगों को ज़रूर बनानी चाहिए और जितनी ज़्यादा बना सकते हैं। ओके, तो क्या घर के अंदर भी बना सकते हैं? हाँ, घर सेम के, डायरेक्शन? हाँ बिल्कुल, आप घर के अंदर भी बना सकते हैं, घर के बाहर भी बना सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप रंगोली बनाते हैं तो माता लक्ष्मी, है ना, आपके घर में प्रवेश करती हैं और सुबह 4 बजे से पहले आप रंगोली रब कर देते हैं ताकि माता जा ना पाए। बट ये ऐसी सोच है, बट ये है कि रंगोली बनाना शुभ ही माना जाता है। ओके, महालक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उसके लिए बेस्ट दिशा क्या है और कुछ मुहूर्त के टिप्स बताइए। महालक्ष्मी, पहले तो ये देखिए कि माता लक्ष्मी की पूजा आप, है ना, दिवाली के दिन क्यों करते हैं? क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब माता लक्ष्मी आज ही के दिन प्रकट हुई थी, तो इसलिए दिवाली के दिन, है ना, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और गणेश जी के साथ पूजा की जाती है। क्योंकि गणेश जी पहले के टाइम में, ना, उनको आदि नारायण भगवान कहा जाता था। यानी गणेश जी ने जब भगवान शिव के बेटे के रूप में जन्म भी नहीं लिया था तब से उनका एग्जिस्टेंस था। क्योंकि जब भगवान शिव और माता पार्वती कोई मांगलिक कार्यक्रम करते थे, जब उनके बेटे गणेश जी नहीं थे तब भी वो उनकी पूजा करते थे। तो गणेश जी का एग्जिस्टेंस, वो उन्हें आदि नारायण कहा जाता है। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में की जाती है। आप नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। येलो कलर का, पीले कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं आप, वहाँ पर महामेरु यंत्र रख सकते हैं। जो दिव्य सुगंधित पदार्थ हैं, शहद, कमलगट्टे की माला आदि से आप, है ना, महामेरु पे, है ना, कमलगट्टे चढ़ा सकते हैं। महालक्ष्मी मंत्र के साथ दिन भर आप, है ना, माता महालक्ष्मी की चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र की आप चैंटिंग चला सकते हैं घर में। और इसी के साथ जो मुहूर्त है आपका दिवाली का, इस बार, है ना, 3:30 बजे के लगभग दिवाली पड़ रही है, तो तब उसके बाद आप 4:30 से 5:45 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। रात को 10 बजे से 12 बजे तक भी आप पूजा कर सकते हैं।
ओके तो घर एंड ऑफिस के लिए दोनों के लिए सेम अप्लाइड है। बिल्कुल। तो जैसे आपने टाइम ड्यूरेशन बताया, तो अगर समझिए कोई है जिनके ऑफिस घर दोनों जगह पूजा होती है, तो सेम टाइम प्रेजेंस होना मुश्किल है, तो क्या और भी ऑप्शन है या ये बेस्ट नहीं, है? आप जैसे कि घर में तो पूजा होती है तो दो अलग अलग मुहूर्त बताए मैंने आपको, जैसे 421 पे वहाँ पे कर सकते हैं ऑफिस में, और रात को आके परिवार के साथ कर सकते हैं ओके आप। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिवाली पूजन में अवॉइड करनी चाहिए? दिवाली पूजन में बेसिकली है ना, दिवाली पूजन आने से पहले आप अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर चुके होते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप पूजा करें तो वहाँ पे लाल कपड़ा बिछाना अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही जो आप दीपक रखते हैं सब तरफ, उसको बिल्कुल भी ज़मीन पे डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। या तो उसके नीचे चावल ओके। रखने चाहिए या गेहूँ रखना चाहिए या सप्त धान्य आपको रखना चाहिए। और इसके साथ ही आप कभी भी है ना काले कपड़े फेस्टिवल्स के दिन, इस दिन आप पहनना अवॉइड करें। या पूजा में बैठते टाइम काले कपड़े अवॉइड करें तो वो बेटर रहेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए कि आप यहाँ पे और क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो अखंड दिया होता है दिवाली में, वो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। और इसके साथ ही कभी भी आप है ना भगवान को पुराने वस्त्र अर्पित नहीं करने चाहिए हम लोगों को, और उनको पुराने पुष्प कभी भी अर्पित नहीं करने चाहिए। ओके आपने एक यंत्र और चैंटिंग के बारे में बताया, क्योंकि हम दिवाली की पूजा की बात कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है या वो किस वे में होनी चाहिए? यंत्र का साक्षी जी ना, यंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, है ना। सिस्टम जो एक यंत्र अगर आप यूज़ कर रहे हैं पूजा में, तो देवता के शरीर का काम करता है। तो अगर आप कंटिन्यूस चैंटिंग चला के रखते हैं तो चैंटिंग से भी अपनी एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और उस वो वहाँ की जो ऑरा है उसको पॉजिटिव बनाती है। और इसके साथ ही अगर जैसे श्री यंत्र की बात की जाए, तो श्री यंत्र जो है उसका ही 3D फॉर्म होता है महामेरु यंत्र। तो दिवाली के दिन है ना महामेरु यंत्र की आवश्यक रूप से पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि महामेरु यंत्र जो होता है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक क्या कहते हैं निराकार स्वरूप, उनका निराकार स्वरूप, जैसे भगवान शिव का स्वरूप निराकार स्वरूप शिवलिंग होता है, वैसे माँ भगवती का निराकार स्वरूप होता है महामेरु यंत्र, जिसमें ऊपर की 7 डायमेंशंस दिखाई जाती है। यानी भूपुर से ऊपर की 7 डायमेंशंस होती है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएँ, 12 सूर्य, भगवान शिव के 8 स्वरूप, है ना, भगवान नारायण के 10 स्वरूप आ जाते हैं, और सबसे टिप पे बैठती माँ ललिता अम्बा, है ना, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस है और प्राइमोडियल एनर्जी है ना। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आप कभी भी विपन्न नहीं रह सकते, मतलब आप संपन्नता से हमेशा लदे हुए रहेंगे, बिकॉज माँ है ना हमेशा सब कुछ देने वाली है। तो अगर आप हो सके जितना श्रीम बोल के है ना कुमकुम आप चढ़ा सकते हैं महामेरु यंत्र पे। इसके साथ ही आप कमल गट्टे हैं उनको शहद में भिगोकर, अगर आपको खड़गमाला आती है या ललिता सहस्त्र नाम आता है या श्री सुक्तम भी आता है, तो उससे आप उसकी पूजा कर सकते हैं। ये आपके घर में बहुत संपन्नता लाने वाला होता है। अब अगर चैंटिंग की बात की जाए, तो चैंटिंग की भी एक अपनी साइंस होती है, बिकॉज अगर आप किसी भी व्यक्ति के मुंह से अगर आप कोई मंत्र सुन रहे होते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई सेलेस्टियल साउंड है तो वो एक पर्टिकुलर वे में होती है। आप कोई मंत्र सुन रहे हैं तो ऋषियों ने, संतों ने वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में सुना होता है, और अगर वो उसी फॉर्म में चले तो आपको ज़रूर बेनिफिट देता है। और मंत्र चैंटिंग का प्रोसेस ये रहता है हमेशा कि आप मतलब है ना अपनी 5 इंद्रियों से है ना, अगर आप चैंटिंग करते हैं तो आप है ना 1 टाइम में वो बेनिफिट ले सकते हैं जो आदमी तोते की तरह रट रट के बोले जा रहे हैं, है ना, बिकॉज उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि तोते को तो मोक्ष नहीं मिलता है ना। आपको मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप अपने 5 इंद्रियों से फोकस होकर आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल जैसे गुरु नानक देव जी ने भी कहा था कि हमारे 5 इंद्रियां और चारों बहिर्मुखी है, मतलब ज़बान है उसको बाहर का स्वाद चाहिए, आंखें बाहर अच्छी अच्छी चीज़ें देखती रहती है, तो अंदर झांकने का तो समय नहीं मिलता। तो मंत्र जप कैसे करें और ईश्वर का सानिध्य किस प्रकार से प्राप्त हो, तो इस कंडीशन में गुरु नानक देव जी है ना कहते हैं कि आप एक मटकी देखें है ना जिसमें 5 छेद है ना, अगर इस मटकी में पानी भरेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर आप इस मटकी को हमेशा के लिए अगर सरोवर में ही डुबो के रखें तो पानी भी उसमें भरा रहेगा और उस कॉन्शियसनेस का इम्पैक्ट भी आपके ऊपर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चैंटिंग चलाते हैं तो ऑथेंटिक चैंटिंग होनी चाहिए। आप गायककार से सलाह मतलब जो सिंगर है कोई भी, वो भी चैंटिंग कर रहा है तो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। आपका कोई गुरु है जो सेलेस्टियल फॉर्म को उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके।
ये यूनिवर्स में साउंड इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है और इसी फॉर्म में अगर आपने उसको चलाया हुआ है और आप उसका मनन चिंतन करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली लाभ देता है। अब जैसे जो महालक्ष्मी मंत्र है उसकी चैंटिंग आप इस तरीके से करते हैं तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है और जब ड्यूअलिटी खत्म हो जाती है तो आप खुद संपन्नता का कारण बन जाते हो, न कि बाहर की चीज़ें मैटर करती है फिर। जैसे कि आपने शिव जी को मेंशन किया, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि शिव जी को यूनिवर्स के क्रिएटर कहा जाता है, तो क्या वास्तु के हम ये समझ सकते हैं कि वो प्रथम शिक्षक रहे हैं? देखिए ना, भगवान शिव जो हैं वो सारी जो सेक्रेट साइंस है वो भगवान शिव से ही निकली हुई है ना। और जो लोग कहते हैं कि हमारे शास्त्रों को मिथ बोलते हैं, तो भगवान शिव के द्वारा ही, भगवान शिव और माता पार्वती का ही जो संवाद है वही सभी लोगों में ज्ञान के रूप में प्रवाहित हुआ है। ना तो माता पार्वती स्टूडेंट है, ना भगवान शिव टीचर है उस केस में, बट वो हम लोगों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, तो वो एक केवल मेथड बना है उस तरीके से कि हम लोगों तक ज्ञान पहुंच पाए। और दूसरी बात ये कि भगवान शिव को विश्वकर्मा प्रकाश में विश्वकर्मा जी ने खुद ये कहा है कि मैंने वास्तुकला और शिल्पकला भगवान शिव से सीखी है। तो जो सारी सेक्रेट साइंसेज है उनका ओरिजिन भगवान शिव से होता है। विश्वकर्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, और उन्होंने लंका नगरी, जैसे द्वारका नगरी, हस्तिनापुर, भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र, ये सभी विश्वकर्मा जी ने बनाए और उन्होंने वास्तुकला और शिल्पकला भगवान शिव से सीखी है। और इसी का उदाहरण जो आगम शास्त्र हैं उसमें इस प्रकार से मिलता है कि भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जो मंदिर है ना, उसका निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि जो गर्भगृह है उससे सारी दिशाएं, परिमाप, सारी चीज़ें निर्धारित होती हो। तो सारी चीज़ों को भगवान शिव ने माता पार्वती को इस तरीके से एक शिक्षा देने के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो भगवान शिव आदि योगी भी है ना, तो सारी साइंसेस उन्हीं से निकल के बाहर आई हैं। तो जब विश्वकर्मा खुद कह रहे हैं, मयंतम ये खुद कहता है कि है ना, सारी साइंस का ओरिजिनेशन भगवान शिव से ही होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, बट ये है कि संसार में जो भी चीज़ें हैं वो भगवान शिव से फैली है, भगवान शिव से फैली है। उन्हें आदिनाथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं वो भगवान शिव है। भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति स्वरूप लिया, उसके बाद उन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया, सप्तऋषियों से नाथ संप्रदाय में आया और आज तक वो श्रृंखला कंटिन्यूस चलती आ रही है ना। तो भगवान शिव डेफिनेटली है ना हर सेक्रेट साइंस के प्रथम पुरुष है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन कि दिवाली पे हम तोरण लगाते हैं, तो वो उसका क्या महत्व है और कैसे बनाना चाहिए? तोरण है ना घर के बंधन द्वार पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। और अगर तोरण बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताऊं तो आम और अशोक के पत्तों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पीला, हरा या लाल धागा हम लोग यूज़ कर सकते हैं पिरोने के लिए। और उन पत्तों को हम लोग उनको उनके बीच बीच में गेंदे के फूल या मोगरे के फूल भी यूज़ कर सकते हैं। शुभ लाभ वाले स्टिकर हम लोग साइड में या पहले यूज़ कर सकते हैं। और शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक वगैरह हो गए, इनको जो घर का ओनर है अगर वो मेन डोर पर बनाता है तो उससे भी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी आपके अंदर एंटर होती है। जो बंधन द्वार होता है उसको इस तरीके से लगाना चाहिए कि उसकी फेसिंग थोड़ी आउटसाइड की तरफ रहे, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है ना। ओके, तो आजकल जो मार्केट में डेकोरेटिव आती हैं, क्या हम वो भी चूज़ कर सकते हैं? डेकोरेटिव में ये है कि आप चूज़ तो कर लेंगे, बट वो उससे डेकोरेशन हो जाएगा। जो चीज़ें होनी चाहिए, आम के पत्ते और पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और अशोक के पत्ते, ये शुभ माने जाते हैं, है ना। तो ये आने वाली जो ऑरा है, जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी, उसकी एंट्रेंस को बढ़ाते हैं, तभी हम लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल जितना कम हो उतना ठीक है, क्योंकि रंगोली भी लोग है ना आजकल आर्टिफिशियल यूज़ करने लगे। करेक्ट, तो उसके पीछे की साइंस खत्म हो गई है फिर। करेक्ट, जो मेन मोटिव है, जो रिलीजियस हमारी बैकग्राउंड से जुड़ा है, कल्चरल चीज़ों से जुड़ा है, वो ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, यू हैव गिवन लॉट ऑफ नॉलेज, और आपने हमारे को दिवाली के टिप्स भी बहुत अच्छे दिए। आई एम श्योर कि इस दिवाली सबकी ब्यूटीफुल होने वाली है और वास्तु परफेक्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।